बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमन करता हूं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। हिंदी मेरी उतनी अच्छी है नहीं, कोशिश करूंगा फिर भी। मुझे पता है पंजाबी लोगों का भी हिंदी उतनी अच्छी होती नहीं है, तो असामीज वालों की तो और भी नहीं होती है। लेकिन कोशिश करेंगे फिर भी थोड़ी बातें करने की, क्योंकि आप लोग स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ी सी आपको उसी के सिलसिले में शुरू करना चाहूंगा। थोड़ी सी बातें, दो सिर्फ पॉइंट है जो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। पहला पॉइंट जो है, बहुत सालों की रिसर्च के बाद एक स्पेशल स्पोर्ट्स पैकेज डेवलप हुई है हाई सपोर्ट नीड बच्चों के लिए और सेरेब्रल पाल्सी सीवियर बच्चों के लिए। उस स्पेशल ओलंपिक के पास वो पैकेज प्रोग्राम है, हमारे देश में ठीक से चल नहीं रहा है। मैं एनकरेज करूंगा आपके सभी टीचर जो है उस पर्टिकुलर पैकेज प्रोग्राम में अपने आप को ट्रेन करें, जिसमें सीपी बच्चे और सीवियर बच्चे बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है MATP, मोटर असिस्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। मोटर असिस्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत बढ़िया, वेल रिसर्च्ड, बहुत सालों की शोध के बाद, रिसर्च के बाद कुछ इसमें स्पोर्ट्स डाली गई है, गेम्स डाली गई है, बहुत ही बेहतरीन है डेवलपमेंट के लिए। और वो खास तौर पे सेरेब्रल पाल्सी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझे, आप लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो हमें स्पेशल ओलंपिक से सीख सकते हैं, आपकी सीपी और बाकी बच्चों को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। मैंने देखा है आईपी के साथ भी उस चीज को जोड़ के आप लोग बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, जिसका जेनरिक टाइटल है यूनिफाइड स्पोर्ट्स, यानी इंक्लूसिव स्पोर्ट्स। यानी दोनों जोड़ी बनाई जाती है, जो स्पेशल नीड बच्चे हैं और जो हमारे जो आम बच्चे हैं उनकी सहपाठी है, उनका जोड़ी बना के खेल खेला जाता है। चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, रनिंग हो, कबड्डी हो, या किसी भी प्रकार का गेम हो, जब आप जोड़ी बनाएंगे, स्पेशल नीड बच्चे और दूसरे बच्चों की जोड़ी बना के खेल कूद का व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आप लोग इंक्लूसिव स्कूलों में हैं, तो इस प्रकार के यूनिफाइड स्पोर्ट्स की आप लोग रेगुलर अगर व्यवस्था कर सके तो डेफिनेटली हमारी जो इंक्लूसिव एजुकेशन की मूवमेंट है या यूनिवर्सल डिजाइन की मूवमेंट है वो जरूर कामयाब होगी। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग जो है ये दोनों पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा अपने आप को ट्रेनिंग दे और आगे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। मोटर असिस्टेड प्रोग्राम एंड यूनिफाइड स्पोर्ट्स। अभी हम अपना टॉपिक में आएंगे। टॉपिक को मैं अलग तरीके से कवर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी नॉलेज में आप सब लोग जो है काफी कुछ आप लोगों को आता है। जब काफी कुछ आता है, मैं बेसिक चीजों को कवर नहीं करना चाहूंगा। बेसिक चीजें थोड़ा बहुत मैं चाहूंगा कि आप लोगों को आता भी है और थोड़ा आमतौर पे आप लोग उसको जान भी लेंगे। स्पेशल चीजों के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देना चाहेंगे। तो पहला है, जब हम आईपी की कंपोनेंट्स की बात करते हैं, उसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम लोग समझने में गलती कर देते हैं और जिसका इंप्लीमेंटेशन में गलती कर देते हैं। वो कंपोनेंट जो है प्राइमरीली है हमारा ऑब्जेक्टिव। जब गोल्स को हम छोटे टुकड़ों में बांटते हैं उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जब एनुअल गोल्स को हम छोटे टुकड़ों में बांटते हैं उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। उसको समझने में हमारे काफी सारा स्पेशल एजुकेटर्स गलती कर देते हैं। वो ट्रेनिंग के समय से ही ये गलती चलता है और वो बाद में इम्प्लीमेंटेशन भी गलत तरीके से होता है। जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं उसमें मूलतः 4 चीजें रहती है। एक रहती है कंडीशन, किस हालात में, किस कंडीशंस में, किस परिस्थिति में, वो एक कंपोनेंट होता है। दूसरा कंपोनेंट होता है क्या, क्या बच्चा क्या सीखेगा, क्या कर लेगा, क्या, व्हाट। तीसरा आता है कितना, कितना कितना सफाई के साथ करेगा, कितना बेहतरीन तरीके से करेगा। चौथा आता है अवधि, कितना समय के अंदर वो पर्टिकुलर गोल, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, वो पर्टिकुलर टास्क सिखा देंगे, हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, परिस्थिति, उसके बाद क्या सीखेगा, कितना लेवल तक सीख पाएगा, और चौथा है कितना अवधि, कितना ड्यूरेशन, कितना समय में सीखेगा। तो इसमें आप देखेंगे क्या सीखेगा, उसमें तो हम लोग काफी हद तक सही कर लेते हैं और अलग अलग बच्चे का सेम भी रहता है। कितना हद तक सीखेगा हम उसमें एनकरेज करते हैं। क्या सीखेगा उतना ही कम ज्यादा करिए, बैलेंस बनाइए।
क्या सीखेगा को ऊपर भी कर सकते हैं, क्या सीखेगा को नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन कितना सीखेगा को हमेशा आप कोशिश करिए कि 90-100% रहे। कारण कि हम चाहते हैं हर एक बच्चा जो काम को करे वो पूरी फुल एक्यूरेसी के साथ करे। इसलिए कितना सीखना है वो तो करीब करीब फिक्स हो गया हमारा। कितना सीखना है वो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम 90% 100% तक लाने की कोशिश करेंगे। उस हिसाब से कितना सीखना है हर एक बच्चे के हिसाब से हम ऊपर नीचे लेवल करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो कितना सीखता है उसमें 100% वो अचीव करे। अवधि जो समय है, समय को आगे पीछे करने की टीचरों की व्यवस्था होनी चाहिए। हम एक बार लिख देते हैं अवधि को 3 महीना या 1 महीना या 7 दिन, उसके बाद उसको चेंज नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा गलत सिस्टम है। तो ड्यूरेशन को, अवधि को फ्लेक्सिबल रखने की हमें कोशिश करना है। बच्चा अगर अच्छा सीख रहा है तो फटाफट हम अवधि को कम कर सके, बच्चा अगर देरी से सीख रहा है तो अवधि को बढ़ाना पड़े हमें। तो उस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। मूलतः जो एक चीज में परेशानी आ रही है वो आता है किस परिस्थिति में, किस आधार पे, किस कंडीशन पे बच्चा सीखेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगा जिससे आपकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगी। क्या सीखना हमें लिखा हुआ है, बच्चा ब्रश करेगा। कितना सीखना है में लिखा हुआ है, मान लीजिए 100% कर लेगा, 90% कर लेगा। अवधि में, ड्यूरेशन में लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 महीने में करेगा। आई रिपीट अगेन, क्या सीखना है, ब्रश करेगा बच्चा अपने आप। कितना करेगा, 90% या 100% करेगा। कितना अवधि में करेगा, चलिए 1 महीने में करेगा। ये 3 चीजें तो हो गई। अब आप देखिए मैंने कैसे कंडीशन, हालात को मैं कैसे बदलूंगा कि पूरा आईपी भी बदल जाएगा। पहला बच्चा सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले, आगे की सेंटेंस सेम। सुबह उठने की बाद और रात को सोने की पहले क्या करेगा, अपने ब्रश करेगा, 100% सफाई के साथ करेगा। 1 महीने में बच्चा सीख जाएगा। ये हो गया पहला बच्चा। उसका अगला बच्चा में हम अगर कंडीशन को बदलना चाहे, सुबह और रात को बताने पर, अब दूसरे बच्चे को बताना पड़ रहा है। पहले वाला बच्चे को बताना नहीं पड़ता था, दूसरे वाला बच्चे को बताना पड़ रहा है। बताने पर, याद दिलाने पर, आगे की सेम रहेगा। ब्रश करेगा, 100% सफाई के साथ करेगा, 2 महीने में करेगा, 1 महीने में करेगा, जो भी है। तीसरा बच्चा अगर आप लेतेंगे कि बाथरूम या वॉश बेसिन के पास ले जाने पर, तीसरा बच्चे का कंडीशन बदल गया कि वॉश बेसिन के पास ले जाने पर ही वो ब्रश करेगा, तभी वो 100% से सफाई के साथ करेगा। चौथा बच्चा आ गया कि ब्रश में पेस्ट लगा के देने पर, आगे की चीजें सेम रहेगा। तो इस तरीके से अनगिनत तरीके से आप आईपी की जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। तो ये वाली जो कंपोनेंट है इसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा फोकस करने की जरूरत है कि ब्रश करेगा गोल होने से सबके लिए आईपी एक नहीं होगी। कंडीशंस बदल सकते हैं और अवधि भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस चीज के ऊपर आप सबको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी। इसका अलावा बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं मुझे लगता है आप सबको काफी हद तक पता होगा, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। अगर आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहें तो मैं जरूर आंसर दूंगा। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहे, ऑटिज्म के टूल के ऊपर थोड़ी सी हमें जानकारी कमी है सारे स्पेशल एजुकेटर की। ज्यादातर हमारे देश में लोगों ने आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले टूल ही हमेशा यूज करते रहे। तो ऑटिज्म के टूल अगर देखेंगे, 2 टाइप के मेनली टूल है। एक टूल है जो ऑटिज्म की स्क्रीनिंग या आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस में काम में आता है, और एक टूल है जो ऑटिज्म के प्रोग्रामिंग या आईपी बनाने में काम में आता है। तो इसके लिए अलग से आपको थोड़ी सी एक्सपोजर या ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मैं टूल्स के नाम बता देता हूं, आप लोग इंटरनेट वगैरह में जाके इसको देख सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन हो, दिक्कतें हो, उसके लिए हम आपके लिए अलग से कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह रख सकते हैं। तो पहला है जैसे ईशा करके टूल है, ये हमारे बहुत ही पॉपुलर टूल है, इंडियन स्केल फॉर ऑटिज्म करके। दूसरा है इनक्लैन डायग्नोस्टिक टूल फॉर एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसको INDT-ASD की नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है, ये दोनों तो हो गए हमारा इंडियन टूल। बाकी जो टूल्स हैं वो सारे विदेश के हैं, लेकिन काफी हद तक मिलता जुलता है, ऑटिज्म के साथ यूज हम लोग कर रहे हैं और कर भी सकते हैं।
पहला आता है पेप आर, PEP, पेप आर. इट इज ए साइको एजुकेशनल प्रोफाइल रिवाइज्ड. आर स्टैंड्स फॉर रिवाइज. साइको एजुकेशनल प्रोफाइल, आर स्टैंड्स फॉर रिवाइज, पेप आर. उसके बाद आता है आपका AAPEP. तो हम लोग बात कर रहे थे अलग अलग टूल्स की, तो उसमें पेप आर मैंने बताया, PEPR, साइको एजुकेशनल प्रोफाइल डैश रिवाइज्ड. उसके बाद है APPP, PEP, AAPEP, एडोलेसेंट एंड एडल्ट साइको एजुकेशनल प्रोफाइल. उसके बाद आता है TTAP, TTAP, T फॉर टीच एंड टैप फॉर ट्रांजिशन असेसमेंट प्रोफाइल. उसके बाद मोस्ट पॉपुलर एक टूल यूज करते हैं पॉपुलरली, उसका नाम है CHAT, चैट, चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म एंड टॉडलर्स. उसको बड़ा यूज करते हैं. उसके बाद है एक MCHAT, MCHAT, चैट, मॉडिफाइड वर्जन है चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म एंड टॉडलर्स की, वो मॉडिफाइड वर्जन है. उसके बाद एक कार्स है, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल है. देन ABC करके एक पॉपुलर टूल है, ऑटिज्म बिहेवियर चेकलिस्ट करके. देन सेंसरी प्रोफाइलिंग फॉर सेंसरी इंटीग्रेशन एक अलग से आता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद से आप सेंसरी प्रोफाइलिंग अलग से कर सकते हैं. ये कुछ टूल्स हैं जो पॉपुलरली यूज हो रहा है, जिसके ऊपर थोड़ा सा आपको ओरिएंटेशन होने से ऑटिज्म को ID से थोड़ा सा अलग नजरिया से देखने के लिए, उनका IP थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने के लिए आपको मदद मिलेगा. नेक्स्ट जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो थोड़ा सा मैं चाहूंगा मैं आप लोगों को रीइंफोर्स करूं, कुछ कॉन्सेप्ट दोबारा बताऊं, ताकि ऑटिस्टिक बच्चों का IP बनाने में अच्छी तरीके से आप लोगों को मदद मिले. जब टीचर्स बच्चों के साथ डील करते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, अक्सर मैं देखता हूं ऑटिस्टिक का मेन जो तकलीफ है, मेन जो परेशानी है, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं. वो वाला चीज कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के समय, ह्यूमन डीलिंग के समय, किसी के साथ बात करते समय, किसी को संभालते समय, किसी को सिखाते समय, केयर गिविंग के समय, हम लोग वो थ्योरी ऑफ माइंड को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. उसका घरेलू भाषा में अगर मैं बात करना चाहूं तो उसका मतलब ये है कि आप जब मेरे सामने रहते हैं, आपकी मन में क्या चल रही है, आप क्या सोच रहे हो, उसके बारे में आपकी इमोशन कैसे हैं, आपकी विचार कैसे हैं, वो सारा चीजें हम आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आंखों से, आपकी बातों से एक अंदाजा लगा लेते हैं. जिसका थ्योरी ऑफ माइंड की प्रॉब्लम होता है, समस्या होती है, उनको इस चीज में बड़ी प्रॉब्लम होती है. आपकी वॉइस की क्वालिटी, टोनल क्वालिटी, इमोशनल क्वालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ देखते हुए एक अंदाजा लगाना कि सामने वाला की मन में क्या चल रहा है, वो अंदाजा वो नहीं लगा पाते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट टीचर जब काम करते हैं बच्चों के साथ भूल जाते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी इसके ऊपर आपको पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तब आप बेहतर IP बना पाएंगे ऑटिज्म बच्चों के लिए, या इंस्ट्रक्शन भी बेटर दे पाएंगे, टीचिंग लर्निंग में भी आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. सेकंड आता है जब उनकी गोल सेटिंग आप करते हैं. मॉडर्न सिस्टम ऑफ गोल सेटिंग देखेंगे तो ऑटिज्म का गोल सेटिंग ही थ्योरी ऑफ माइंड को लेके बनाया जा सकता है, या उनका जो मेन डेफिसिट है, वो डेफिसिट को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन डेफिसिट. एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दिमाग के, हमारी ब्रेन के, माइंड के अलग अलग क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं की फंक्शन से हम बेटर इफेक्टिव एडेप्टेशन करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है. वो सारे एरियाज में ऑटिज्म बच्चों का कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है. तो वो सब भी हमारे IP के गोल के पार्ट बन सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं भी आप लोग जब MBPS, FACP या कोई भी टूल यूज करेंगे तो उसमें ये सब चीजें कम देखने के लिए मिलेगा. जैसे आपका फॉर एग्जांपल द इंटेलेक्चुअल स्किल ऑफ से रीजनिंग करने की जो क्षमता होती है, फिर प्लानिंग, कोई भी चीजों को लेके प्लानिंग करने की जो क्षमता होती है वो, फिर आता है हमारा वर्किंग मेमोरी डेवलप करने वाला, फिर इंपल्स को कंट्रोल कर पाना. इंपल्स का मतलब किसी ने कुछ बोला या मेरा मन में कुछ आया, तुरंत उसको कर देना, मैं रोक नहीं पाना अपने आप को, उसको कहते हैं इंपल्स कंट्रोल. फिर आता है किसी भी चीज को प्रॉपरली कर पाना, ऑर्गेनाइज कर पाना, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आता है. फिर प्रायोरिटाइजिंग मतलब आपके पास 5 काम आया है, तो आप विचार करके कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करेंगे, कौन सा सेकंड में करेंगे, उस टाइप के जो प्लानिंग होता है उसको कहते हैं प्रायोरिटाइज कर पाना. तो प्रायोरिटाइज करने में उनको दिक्कतें आती है. टास्क इनिशिएशन,
कोई भी काम जब शुरू करना चाहते हो, उसको टास्क को शुरू करने में, टास्क इनिशिएशन में उनको दिक्कतें आती है। सेल्फ मॉनिटरिंग, हम लोग हर वक्त जाने अनजाने में अपने आप को देखते रहते हैं, अपने वर्बल बिहेवियर को हम लोग देखते रहते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज को हम लोग देखते रहते हैं, अपनी हरकतों को हम लोग जाने अनजाने में देखते रहते हैं। उसके हिसाब से हम अपना प्लानिंग और सिस्टम को बदलते रहते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग। तो ऑटिज्म में सेल्फ मॉनिटरिंग की भी थोड़ी सी तकलीफें आती है। फिर आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब मैं पंजाब जाऊंगा, आप लोगों के साथ मिलूंगा, तो वहां क्या होने वाला है, कौन लोग मुझसे मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है, मुझे खाने में क्या मिलने वाला है, मैं कहाँ रहूंगा, लोग किस भाषा में बातें करेंगे, मैं एक अंदाजा कर पाता हूँ। उस अंदाजे के हिसाब से मैं अपना लाइफ को प्लानिंग कर पाता हूँ, अपने क्या करना होगा मुझे उस हिसाब से मैं प्लानिंग कर पाता हूँ। जब आपका प्रिडिक्ट कर पाने वाली क्षमता में आपकी दिक्कतें आ जाए, तो उनको फिर आगे की एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट वगैरह में बहुत दिक्कतें आती है। तो उसके ऊपर भी हम लोग अलग से ऑटिज्म का गोल बना सकते हैं। उसका अलावा ऑटिज्म के लिए कम्युनिकेशन के लिए अलग से हम लोग गोल बना सकते हैं। उनके लिए उनका जो स्टेरियोटाइप बिहेवियर्स होते हैं, जो रिजिडिटी कहते हैं या रिपीटेटिव बिहेवियर्स कहते हैं, वो बिहेवियर्स भी दो टाइप के होते हैं। एक उनका मन, जो एक्टिविटी दिल से वो कर रहा है, मन से वो करता है, दिमाग जिस एक्टिविटी में लगा हुआ है, और उस टाइप के रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं कुछ। और कुछ तो बिहेवियर के हिसाब से रिपीटेटिव होता है, जैसे हाथ हिला रहा है ऐसे करके, या गर्दन हिला रहा है ऐसे करके, या ऐसे ऐसे कर रहा है, कुछ कर रहा है, फिजिकल भी रिपीटेटिव बिहेवियर अगर देखा जाता है, तो उसको लेके भी हम लोग अलग से आईपी गोल बना सकते हैं। ऑटिज्म बच्चे काफी मात्रा में उनका सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर होता है। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, हम लोग जब बचपन से, छोटे उम्र से बड़े होते हैं, बेबी से लेके जब बड़े होते हैं, पहला 2-3 साल में ही हमारा जितने भी बॉडी के सेंसेस हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ, ब्रेन के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। लेकिन ऑटिज्म बच्चों में इसकी तकलीफें होती है। ऊंचा साउंड से हो सकता है किसी को तकलीफ हो, किसी को एक पर्टिकुलर आवाज से तकलीफ हो, किसी को पर्टिकुलर कलर से तकलीफ हो, किसी को पर्टिकुलर स्मेल से, गन से तकलीफ हो, किसी को पर्टिकुलर कोई टेस्ट से कोई तकलीफ हो। अलग अलग जितने भी सेंसेस हैं, उसकी हायर मात्रा में भी कई बार तकलीफें आती है, उसका लोअर मात्रा में भी कई बार तकलीफें आती है। तो सेंसरी इंटीग्रेशन अपने आप में एक विषय है, तो उसमें काफी तकलीफें पाया जाता है। तो उसको लेके भी अलग से हमें गोल बनाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसका इंटरवेंशन करना पड़ता है, ताकि उनकी बाकी के अचीवमेंट जो है वो बेटर हो सके। तो सेंसरी इंटीग्रेशन एक अच्छा हमारा गोल की डायमेंशंस बनता है फॉर आईपी, फॉर ऑटिज्म में। फिर नेक्स्ट एक गोल आता है डिस्ट्रक्टिबिलिटी गोल्स, कि ऑटिज्म बच्चों का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है, किसी चीज में वो अटक गया, तो अच्छा काम कर रहा है, मन पसंद से कर रहा है, उसका मन से लगा का हिसाब से वो तक ठीक कर रहा है, काफी देर तक अटेंशन है। लेकिन आप जब उसका माइंड को डाइवर्ट करके किसी अपना एक्टिविटी में लगाना चाहते हैं, तब कई बार ऑटिज्म बच्चों में ये पाया जाता है कि वो तुरंत ही इधर उधर भटकने लगते हैं, उनकी बॉडी या उनकी माइंड को भटकने लगते हैं। उस चीज को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्टेबिलिटी। तो डिस्ट्रक्टेबिलिटी को लेके अलग से हम गोल बना सकते हैं। एक और प्रोमिनेंट चीज है ऑटिज्म बच्चों के साथ जो हम गोल बनाते हैं, वो है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इमोशनली कभी वो रो पड़ता है, कभी हंस पड़ता है, कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और कभी बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, तो कभी बहुत ज्यादा घबराहट आ जाती है उनमें, कभी बहुत ज्यादा एंजाइटी दिखते हैं। तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी की जो पार्ट है वो ऑटिज्म बच्चों में, वो एक मेजर गोल हो जाता है कई बार। तो उसको लेके भी अलग से हमें आईपी प्लानिंग करना पड़ सकता है। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा क्या क्या चीजें करके आप ऑटिज्म बच्चों के लिए, जो आईडी बच्चों वाला चीज तो बाय एंड लार्ज सबको थोड़ा बहुत पता हो जाता है। ऑटिज्म बच्चों के साथ आईडी वाले जो टेक्निक्स है, स्ट्रेटेजीज है, वो तो लगाना ही पड़ता है। उसका अलावा और बहुत सारा टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज है जो हमें आईडी में डालना पड़ता है, तभी जाके बेहतर ऑटिज्म स्पेशलिस्ट या ऑटिज्म स्पेसिफिक आईपी बनता है। तो उसमें पहला जो आता है वो है स्ट्रक्चर। जो शब्द है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ आप सिखाएंगे, जगह, कौन सिखाएगा, क्या सिखाएगा, किस तरीके से वो टास्क को शुरू की जाती जाएगी, कब वो टास्क खत्म होगा, किस तरीके से वो टास्क कंप्लीट होगा, और उस टास्क को कराते समय हमारा क्या क्या स्टेप्स होगा, ये सारे चीजें जब हम फिक्स कर देंगे, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर टीचिंग के बगैर
ऑटिस्टिक बच्चे अच्छे लर्निंग नहीं कर पाते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर से बाहर निकलने के लिए अलग से उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाई जाती है, क्योंकि बचपन से स्ट्रक्चर में ट्रेनिंग देके उनको कौशल उनका विकास किया जाता है। जब एक लेवल तक आ जाते हैं तो वो भी एक गोल बन जाता है कि स्ट्रक्चर के बाहर जाके भी इंसान परफॉर्म कर सके। बट इनिशियली इट इज वेरी एसेंशियल कि आप लोग कहाँ सिखाओगे, कौन सा चीज कहाँ सिखाओगे, कौन सिखाएगा, कितना सिखाएंगे, कैसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसका एंड टास्क कंप्लीशन कैसे होगा, उसके स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसके बगैर वो सीख नहीं पाते। यहाँ तक हमने पाया है कि टीचर मान लीजिए कल बाल खोल के आए थे और आज बाल बांध के आया है, हो सकता है बच्चा उसी पॉइंट में ही इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हो, क्योंकि उसके लिए वो स्ट्रक्चर बदल गया, चेंज हो गया। बच्चा कल आगे बैठा था, अब पीछे बिठा दिया, हो सकता है उसका स्ट्रक्चर बदल गया और वो नहीं पढ़ पा रहा है। कल खिड़की खुला हुआ था, आज खिड़की बंद हो गया, हो सकता है उसमें उसको दिक्कत आ रही है। कल 2 ट्यूबलाइट जल रही थी, आज एक ही ट्यूबलाइट जल रही है, या दोनों ऑफ है, तो हो सकता है उसके लिए स्ट्रक्चर बिगड़ गया। कल आपने कॉपी का राइट हैंड साइड से शुरू किया था, आज आपने कॉपी का लेफ्ट हैंड साइड में शुरू किया, तो हो सकता है उससे बदलाव प्रॉब्लम आ रही है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, लेकिन प्लानिंग करना बनता है कि कहाँ आप कराओगे, कौन कराएगा, क्या आप कराओगे, कौन से टास्क के बाद कौन सा टास्क आप करना चाहोगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ये सारे चीजों को स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश करें। अनस्ट्रक्चर्ड टीचिंग फॉर ऑटिज्म वो बहुत डेंजरस चीज हो सकती है। नेक्स्ट जो एक पॉपुलर टेक्निक है सिखाने की, इसको हम लोग टीच, TEA टीच के नाम से जानते हैं बड़े पॉपुलरली, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग एक प्रकार का वर्क स्टेशन टाइप का बनाते हैं। वर्क स्टेशन मतलब आप एक प्रकार का एक समझिए एक कोना होता है, कोने में जो है क्या क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा, सारा पहले से सेट किया होता रहता है, उसमें सामान बॉक्सेस सारा लगे हुए रहते हैं। तो उस प्रणाली से जब उसके बाद एक काम देते रहते हैं, उसको हम लोग टीच टेक्निक के को लेते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा पॉपुलर टेक्निक है, उसको कहते हैं DTT, डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग। बेसिकली आप मैचिंग वर्ड को अगर आप समझते हैं किसी चीज से मिलता जुलता, जैसे रेड कलर से रेड मिलता है, तो जब रेड से बिल्कुल ही फर्क वाला आप एक कलर रखते हैं और धीरे धीरे जो है आप सिमिलर चीजों की तरफ आते हैं, तो उस तरीके से जो ट्रेनिंग होती है उसको DTT कहते हैं, डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग। बेसिकली डिफरेंस कर पाना, सॉर्टिंग कर पाना, एक चीज से दूसरे चीजों का फर्क कर पाना, उस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग को, उसको DTT कहते हैं। आईपी में ये चीजें आप ला सकते हैं। ELL, एररलेस लर्निंग, एक बहुत अच्छा टेक्निक है। किस तरीके से आप बच्चे को टास्क देंगे, किस तरीके से टास्क को प्रेजेंट करेंगे कि गलती करने का संभावना बहुत कम हो जाए, कैसे सवाल पूछेंगे या कैसा उसको काम देंगे कि गलती करने की संभावना नहीं हो जाए। मान लीजिए मेरे पास एक पैक बोर्ड है, पैक बोर्ड में पैक्स डालने हैं और मैंने सारे पैक्स डाल के रख दिए हैं, सिर्फ एक ही पैक बाहर है, तो डेफिनेटली बच्चे की गलती करने की चांस तो कम होगी, क्योंकि सारे खाने भरे हुए हैं, एक ही खाने खाली है और उसी खाने में ये पैक जो है मेरे हाथ में जो है उसको डालना है। तो उसके बाद फिर मैं 2 खानों में जाऊं, उसके बाद फिर मैं 3 खानों में जाऊं, या उससे भी पहला बच्चा हो सकता है उसमें भी गलती कर दे, तो मैंने पहला वाला जो खाना जो था उसके बिल्कुल बगल में ही मैंने ये पैक को रख दिया, थोड़ा सा निकाल के। तो इस तरीके से हम टास्क को प्रेजेंट करें कि गलती करने की संभावना कम से कम हो, इतना आसान बना के प्रेजेंट करने की कोशिश करें। उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं एररलेस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग। उसके बाद आता है आपका पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, एक बहुत अच्छा टर्म है जिसके अंदर ऑटिस्टिक बच्चों की जितने भी बिहेवियर्स हैं उसको हम प्रॉब्लम बिहेवियर ना समझ के किस तरीके से उनको पॉजिटिव साइड में लाने की कोशिश करें, उन बिहेवियर को हम लोग खतरनाक बिहेवियर के तौर से ना देखें, एक प्रकार का पॉजिटिविटी के साथ देखें और कैसे बिहेवियर को पॉजिटिव साइड में लाने के लिए कोशिश करें। उस टर्म को हम लोग पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट कहते हैं। अच्छे बिहेवियर को कैसे रीइंफोर्स करें ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर करते हुए, तो उस टेक्निक को पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट कहते हैं। दूसरा जो है बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, आईपी में हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसको सोशल स्टोरी कहते हैं ऑटिज्म बच्चों के साथ। तो कोई भी जो सिचुएशन है, हालात है, उस हालात को हम लोग एक्टिंग के जरिए, पिक्चर कार्ड के जरिए
फोटो के जरिए हम एक छोटा सा स्टोरी बनाते हैं। मान लीजिए सिक्स सेंटेंस वाला स्टोरी या 6 पिक्चर वाला स्टोरी, 10 पिक्चर वाला स्टोरी बनाते हैं और उस स्टोरी को उसको बार बार बताते हैं। स्टोरी का थीम ही वो होता है जो उसका बिहेवियर से रिलेटेड होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने एक स्टोरी किया था एक बच्चे का, उसको बाल कटाते वक्त जब वो बार्बर के पास जाते थे तो बहुत चीखना चिल्लाना, उसको कैसी की आवाज और वो कपड़ा ये सब चीजों से बहुत इरिटेशन होता था, बहुत वो चीखते चिल्लाते थे। तो उसके साथ हम लोग ने सोशल स्टोरी शुरू किया था कि पिताजी और बच्चा जो है बाल कटाने जाते हैं, बार्बर के दुकान में जो है कैंची चलता है, कैंची की आवाज चलती है, फिर कपड़ा से ढका जाता है, उसको स्टेप वाइज क्या क्या होता है। फिर जो है वो बच्चा चुपचाप रहता है तो बहुत बढ़िया से बाल कटाई होती है, बड़ा सुंदर लगता है। फिर दोनों बाहर निकल के जो है कॉफी पीने जाते हैं। इस प्रकार का स्टोरी टेलिंग हमने किया। तो सोशल स्टोरी, सोशल कॉन्टेक्स्ट में स्टोरी बनाना एक बेहतरीन टेक्निक है। इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस अलग से कर सकते हैं। देन एक दूसरा टेक्निक है, पैक्स कहते हैं उसको, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। पिक्चर्स को एक्सचेंज करना कम्युनिकेशन के तौर पे, कि मेरे पास ब्रेड की पिक्चर है, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ तो आप मुझे ब्रेड देते हैं। मेरे पास पेंसिल की पिक्चर है, मैं आपको पेंसिल देता हूँ तो आप मुझे पेंसिल देते हैं। मेरे पास आर्ट करने वाली एक्टिविटी की पिक्चर है, वो पिक्चर मैं आपको देता हूँ तो आप मुझे आर्ट करने देते हैं, पेंटिंग करने देते हैं। तो उस सिस्टम को, पैक्स को, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। उसके बाद पॉपुलर जो है एबीए है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। वो हमारी बिहेवियर मॉडिफिकेशन से काफी मिलता जुला टेक्निक है। एक प्राइमरी फोकस रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड, कि आपसे व्यवहार जो भी करे उसके एक्सपेक्टेड जो भी व्यवहार हो उसके लिए किस प्रकार के हम लोग रिवॉर्ड दे। सिमिलर टेक्निक्स है VBA, वर्बल बिहेवियर एनालिसिस। उसमें वर्बल बिहेवियर, जब भी बच्चा वर्बली कुछ भी बोलता है जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, उसमें हम किस तरीके से रिवॉर्ड देने की सिस्टम करते हैं, रीइंफोर्स करने की सिस्टम करते हैं, कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली, उसको VBA कहते हैं। तो ये सारा जो चीजें हैं ये आप मिला जुला के अगर ट्राई करेंगे तो आई एम वेरी श्योर आपको ऑटिज्म बच्चों के साथ आईपी आपकी अच्छी बनेगी और सक्सेसफुली आप डिलीवर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका सेरेब्रल पॉलिसी। सेरेब्रल पॉलिसी के लिए एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और ओरो मतलब मुंह का रीजन को हम लोग ओरो कहते हैं, मोटर मतलब यहाँ से जो चल जो भी होती है ओरो मोटर एक्टिविटी, जीभ की, होठ की, गाल की, जॉज की जो परफॉर्मेंस होती है, ये पूरी चीजों को ओरो मोटर कहते हैं। तो ये सब चीजों के लिए तो डेफिनेटली मेहनत करना ही होगा। उसका अलावा जब उसके बाद भी जब आईपी की बात करेंगे तो आप ऑटिस्टिक बच्चों, सेरेब्रल पल्सी बच्चों को जो है 3 ग्रुप में बंटवारा कर सकते हैं आईपी के बनाते समय। आप यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि ये 3 ग्रुप कौन सा है सेरेब्रल पल्सी। पहला ग्रुप जो है वो है सिर्फ सेरेब्रल पल्सी, जिसको सिर्फ सेरेब्रल पल्सी है और साथ में किसी प्रकार का अन्य और परेशानी उसको नहीं है। ये पहला ग्रुप है। टेस्टिंग करना पड़ता है, बच्चे के साथ समय बिताना पड़ता है ये जानने के लिए कि उसको और कोई तकलीफ नहीं है। सेकेंड ग्रुप जो आता है सेरेब्रल पॉलिसी के साथ मानसिक मंदता नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ और कोई डिफिकल्टी हो सकती है। शायद हियरिंग प्रॉब्लम हो, शायद विजुअल प्रॉब्लम हो, दौरे पड़ते हो, इपिलेप्टिक प्रॉब्लम हो, हाइपर एक्टिविटी हो, या कभी कभी लर्निंग डिसेबिलिटी की भी सिम्टम्स पाई जाती है। तो ये आपका सेकेंड ग्रुप हो गया। थर्ड ग्रुप जो है वो है सेरेब्रल पॉलिसी विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये सेरेब्रल पॉलिसी के साथ मानसिक मंदता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो तीनों ग्रुप की आईपी जो है अलग तरीके से बनता है, तीनों ग्रुप की समझ अलग है, तीनों ग्रुप की काम करने की तरीका थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो उसमें आप जो सेरेब्रल पॉलिसी बच्चों की, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर साथ में है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सारे स्ट्रेटेजीज तो आपको उनके साथ करना ही पड़ेगा। टास्क एनालिसिस, शेपिंग, शेनिंग, मॉडलिंग, प्रॉम्प्टिंग, ये सारा टेक्निक उनके साथ लागू करेंगे, रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट, सब कुछ। लेकिन फोकस इसके साथ 2 और एरिया में आईपी में बहुत ज्यादा फोकस हो जाएगी। वो है एक एडेप्टेशन, उसका जिंदगी में टास्क जितने सारे हैं और जितने सामान का इस्तेमाल करता है उस टास्क को करने के लिए, ये दोनों लेवल पे एक
कार्य की लेवल में एक कार्य को करने के लिए जो सामान की इस्तेमाल की जाती है, तो दोनों लेवल में बहुत ज्यादा एडेप्टेशन करने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी अगर सेरेब्रल पाल्सी विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। आप अगर सिर्फ बाथरूम की बात करें, हो सकता है बेसिन की हाइट को ऊपर नीचे करना पड़े, हो सकता है बेसिन की जो टूटी है टैप है, गोल वाला टैप को नहीं ऑपरेट कर पाता है तो डंडी वाला एक लग जाए, डंडी को ही ऐसा ऐसा करने से टैप ऑपरेट होता है। बाथरूम की एडेप्टेशन पूरी तरह से होती है, टूटी वगैरह की, टॉयलेट की एडेप्टेशन होती है, साबुन रखने की एडेप्टेशन होगी, कपड़े रखने की एडेप्टेशन होगी, टॉवल की एडेप्टेशन होगी। कोई भी एक्टिविटी आप लेंगे उसके लिए सेरेब्रल पाल्सी विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत सारा एडेप्टेशन में आपको दिमाग लगाना होगा, कार्य की लेवल में और सामग्री की लेवल में। सेकेंड जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विद सेरेब्रल पाल्सी में जो आपको मेहनत एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी वो है ऑल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन। आमतौर पे इसके ऊपर हम लोग हमारे देश में बहुत कम जोर लगाते हैं आईपी में। जो बच्चा बोल पा रहा है ठीक है, जो नहीं बोल पा रहा है वो किसी तरह से अपना थोड़ा सा इशारा कर देता है टॉयलेट बाथरूम का, वो एक सेकेंड ग्रुप हो जाता है, उससे हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तीसरा जो हियरिंग इम्पेयर्ड है वो साइन लैंग्वेज में चले जाते हैं। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन की राइटिंग करके कोई कम्युनिकेट करना, पिक्चर से कम्युनिकेट करना, एक एल्बम से कम्युनिकेट कर पाना, जेस्चर से कम्युनिकेट कर पाना, ये अपने आप में एक विशाल रूप है। कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाना, मोबाइल से कम्युनिकेशन हो सकती है आज की डेट में। अलग अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, कम्युनिकेशन का कोई ऐसा फिक्स मापदंड नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे तो एक बच्चा किस तरीके से आपको एक चीज को समझा सकता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उस सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन। तो ये भी आपकी आईपी के एक मेजर कंपोनेंट बनता है अगर आप सेरेब्रल पाल्सी विद आईडी की बात करते हैं। अब हम थोड़ी देर बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी इन जनरल, जिसमें आईडी नहीं है, जनरल सेरेब्रल पाल्सी है। उनके लिए दो हिस्से में एडिशनल मेहनत करनी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम द जनरल करिकुलम। क्योंकि एक बच्चा अगर सेरेब्रल पाल्सी है और उसमें आईडी नहीं है, हम ये समझ के चल रहे हैं कि ये बच्चा आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो ऐसे में वो रेगुलर स्कूल के करिकुलम ही करेंगे, उसके लिए अलग से कोई करिकुलम होगा नहीं। रेगुलर स्कूल के करिकुलम में आप एडेप्टेशन वगैरह कर सकते हैं, रेमेडियल एजुकेशन कर सकते हैं, अलग से आप आईपी बना सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। बट बाय एंड लार्ज स्पेसिफिक स्किल की अब बात करेंगे, दो चीजों में आपको ध्यान देनी पड़ती है। एक है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कि बच्चा बोलने में क्या कर पा रहे हैं, उसके ऊपर क्या अलग से आपको कुछ ट्रेनिंग आईपी में बनाना है। सेकेंड इज अगर बोलने में नहीं आ रहा है तो क्या कंप्यूटर स्किल उसको देना होगा या कोई और स्किल देना होगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिसके पूरे शरीर में मान लीजिए सिर्फ आंखें ही सिर्फ हिलता है और कुछ हिलता नहीं है। आज की डेट में कंप्यूटर के, लैपटॉप के सामने बैठ के सिर्फ आंखों को हिला हिला के वो कंप्यूटर में सारा काम कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनका सिर्फ गर्दन ही हिलता है और कुछ बॉडी पार्ट हिलता नहीं है, तो गर्दन को हिला के ही पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। हमारे पास बच्चा है जिसके पास सिर्फ एक या दो उंगली ही चलता है और एक व दो उंगली से ही वो सारा कुछ कम्युनिकेशन एग्जाम्स भी दे सकते हैं। ऐसा भी बच्चे हैं जिसके पूरे शरीर में मान लीजिए सिर्फ जीभ ही, ओनली द टंग मूव्स, सिर्फ जीभ ही थोड़ा बहुत मूव होता है, तो उसको भी ऐसा 4 पॉइंट वाला कंप्यूटर का सेंसर देके, ऑप्शन देके, एबीसीडी देके उसको हम पढ़ा सकते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके ऊपर काम करना अत्यंत आवश्यक है कम्युनिकेशन के ऊपर। कि सीपी बच्चा अगर इंटेलेक्चुअली नॉर्मल हो, इट इज वेरी एसेंशियल कि हम उसके कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें, विद गैजेट और विदाउट गैजेट। बहुत से मॉडर्न गैजेट्स आ गया, बहुत से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, तो वो सबका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड जो आता है, अगेन लॉट ऑफ एडेप्टेशन। एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चा हो जो इंटेलेक्चुअली नॉर्मल हो, उसकी जिंदगी में भी बहुत सारा एडेप्टेशन करके उसका जिंदगी में आप लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस ला सकते हैं। कोशिश ना करें कि भाई खड़ा होके मैं बाथरूम में नहाऊं। हो सकता है ये सिखाते सिखाते आपको 20 साल लग जाए। हो सकता है कुर्सी में बैठ के नहा लूं और बाथरूम में एक मान लीजिए वो हैंड हैंड हाथ में यूज करने वाले एक टैप के साथ में नहा लूं, तो इंडिपेंडेंटली सारा लाइफ लॉन्ग चलेगा। किस टाइप का बटन लगाने से वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, किस टाइप का जूता पहनने से वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो एडेप्टेशन के ऊपर बहुत सारा फोकस करना होगा। जो थर्ड हमारा टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या आईपी के हिसाब से, वो कैटेगरी हो गया जिनका सेरेब्रल पाल्सी के साथ
आईडी तो नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन अलग कुछ अलग अलग प्रकार के उनको तकलीफें हैं, जैसे सुनने में कम दिखाई दे, सुनने में परेशानी है, देखने में परेशानी है, इपिलेप्सी है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, या कुछ स्ट्रेसेस ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। उस ग्रुप के लिए आप क्या करेंगे? उस ग्रुप के लिए भी जैसा मैंने कहा है, दो शब्द तो आप मान के चलिए, एक एडेप्टेशन, एक ऑल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन, ये दोनों में तो जोर लगाना ही होगा। उसके बाद थोड़ा सा जाने कि अलग डिसेबिलिटी अगर उसके अंदर आ जाएगा एक एक्स्ट्रा, तो कैसे डील करेंगे। तो हियरिंग इंपेयर्ड है तो हियरिंग एड का इस्तेमाल को लेके आईपी अलग से बन सकता है, कि हियरिंग एड का लगा पाना, हियरिंग एड को खोल पाना, हियरिंग एड को लगा पाना, खोल पाना या रख पाना सेफली, वो भी एक गोल आपका बन सकता है। कई बार हो सकता है हियरिंग इतना ज्यादा अफेक्टेड हो कि साइन लैंग्वेज की आपको करना पड़े, ऑल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेशन कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा काम करना पड़े। कई बार हो सकता है हियरिंग इम्पेयर्ड हो तो लैंग्वेज डेफिसिट बहुत ज्यादा हो बच्चे में, तो लैंग्वेज के ऊपर अलग से आईपी बनाना पड़े आपको। सिमिलरली अगर सेरेब्रल पाल्सी के साथ अगर विजुअल इंपेयरमेंट है, आंखों की तकलीफें हैं, तो प्रॉपर असेसमेंट कराने के बाद हम लोग विजुअल एड्स उसको क्या दे सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, विजुअल स्टिमुलेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, बाकी के जो आपका सेंसेस हैं उसके स्टिमुलेशन के ऊपर भी हम लोग ज्यादा काम कर सकते हैं। विजन रिहैब करके एक अलग से साइंस डेवलप हुई है, उसके ऊपर हम आंखों की या विजन की रिहेबिलिटेशन की ट्रेनिंग के ऊपर हम आईपी बना सकते हैं। असिस्टिव डिवाइस विजुअल इंपेयरमेंट के लिए जितने सारे इस्तेमाल होती है उनको भी हम यूज कर सकते हैं। उसका अलावा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी रिलेटेड गोल्स भी हमारे बन सकते हैं अगर विजुअल इंपेयरमेंट आ जाए तो, किस प्रकार से अपने आप वो चल सके इंडिपेंडेंटली, टॉयलेट कर सके, बाथरूम कर सकते, घर के अंदर मूव कर सकते हैं, और बहुत सारे स्किल्स उसके अंदर आते हैं ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स के अंदर, वो सारे चीजें आईपी के अंदर आ सकता है अगर सेरेब्रल पल्सी के साथ अगर विजुअल इंपेयरमेंट आ जाए। अगर एडीडी या एडीएक्सडी टाइप के अगर अटेंशन रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स आता है, तो डेफिनेटली ऑन सीट और ऑफ सीट बिहेवियर्स, या जो आपकी जो आईपी बनेगी वो ऑन सीट बैठे करने वाला काम, ऑफ सीट उठ के करने वाला काम, या कमरे के बाहर जाके करने वाला काम, या कमरे के साइड में या ग्राउंड में या इधर उधर जाके करने वाला काम, इस दो तरीके से आप आईपी में इंकॉर्पोरेट करें, ऑन सीट एक्टिविटीज एंड ऑफ सीट एक्टिविटीज, इसमें आपको काफी रिजल्ट आएगा। सेकंड इज, जब अटेंशन कमी होते हैं, अटेंशन को सिर्फ बढ़ाने के लिए भी अलग से हमारी एक्टिविटीज हो सकती है। हमारी टारगेट ही आईपी में ये हो सकती है कि अटेंशन को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज को लाएं, कैसे एक के बाद एक एक्टिविटी देके बच्चे को मोटिवेटेड करके हम फंसा के रखें और अटेंशन स्पान उसकी एक एक्टिविटी में बढ़ने लगे, उसके ऊपर अलग से काम हो सकती है। और अगर लंबा काम हो, बच्चा थोड़ा ज्यादा समझदार हो, क्योंकि हम अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेरेब्रल पाल्सी विथ हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो बड़े वाले टास्क को, बड़े वाले चैप्टर्स को, बड़े वाले यूनिट्स को हम छोटे छोटे हिस्सों में करके बच्चे के साथ काम कर सकते हैं, उसको हम टास्क डिवीजन कहते हैं। तो जो भी आपकी लेसन है उसको 5 टुकड़े में बांट लिया, 10 टुकड़े में बांट लिया, एक टुकड़ा किया 5 मिनट का, उसके बाद 5 मिनट कुछ अलग एक्टिविटी कराया, देन यू कम बैक एंड डू अनदर 5 मिनट्स। जिस तरीके से एक आम बच्चा 20 मिनट का पढ़ाई इकट्ठे कर लिया है, 20 मिनट का नहीं करके ही विल टेक मे बी 35 मिनट्स, क्योंकि ब्रेक हमने 5 से अंदर कर दिए है। टास्क डिवीजन के ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। देन लास्ट वाला जो कंडीशन देखने के लिए मिलता है इपिलेप्सी में, पॉपुलर कंडीशन, कॉमन कंडीशन, वो है इपिलेप्सी, दौरे पड़ना। तो दौरे के लिए जो है एक तो मेडिकल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैंने देखा है हम लोगों का इंडिया में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इपिलेप्सी की ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट ना होना। सोशल रीजन कह लीजिए या जो भी रीजन कह लीजिए, इपिलेप्सी का अगर मैनेजमेंट अगर हम नहीं करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, तो जहां से वो स्पार्क आ रही है, वो स्पार्क जो है वो ब्रेन का उस पर्टिकुलर एरिया को ज्यादा डैमेज करते जाता है। मान लीजिए मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो ब्रेन का सेंटर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का, शॉर्ट टर्म, चलिए शॉर्ट टर्म विजुअल मेमोरी, शॉर्ट टर्म जो आंख से देखने वाली जो मेमोरी है, वो पार्ट के बगल में मान लीजिए मेरा इपिलेप्सी का सेंटर है जहां से स्पार्क निकल रहा है। उसको मेडिकल मैनेजमेंट हमने किया नहीं, और वो स्पार्क हर तीसरा दिन, चौथा दिन या महीने में आ रहा है, वो धीरे धीरे मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला एरिया को उसने डैमेज कर दिया। उसके बाद टीचर जो है बार बार उसको पिक्चर दिखा के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला एरिया ही डैमेज हो चुकी है।
तो जिस वजह से वो सीखने में फिर आईपी कामयाब नहीं होती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी फॉर सेरेब्रल पल्सी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देन ऑल्सो फॉर साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जब बच्चे को एपिलेप्सी होती है, स्पेशली इंक्लूसिव स्कूलों में सेरेब्रल पल्सी बच्चा और जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ना हो, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। उसका पीयर की जो बिहेवियर, सहपाठियों की उसके प्रति जो बिहेवियर होती है, समुदाय की उसके प्रति जो बिहेवियर होती है, टीचरों की जो बिहेवियर होती है, वो सबसे वो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी फॉर चिल्ड्रन विद सीपी, जिसका आईडी नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम लोगों को फोकस करनी होगी। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, मुझे इजाजत देंगे, 2 सवाल मेरे पास आए हैं। एक सवाल आए हैं स्पेशल एजुकेशन में एक्यूरेसी 80% तक एक्सेप्टेबल है, कोई चेंज है क्या? कॉन्सेप्ट जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है, किसी भी बच्चे को एक्टिविटी जो गोल है, जो टारगेट है, टारगेट में आप मैनिपुलेट करिए। बच्चे तब प्रोत्साहित होते हैं जब बच्चे को उस काम को पूर्णतः रूप से कर पाते हैं। आपने रखा है मान लीजिए चाय बनाने की पूरा एक्टिविटी को, और पूरा एक्टिविटी बच्चा करता है चाय बनाने वाला, और वो अच्छा नहीं करता है, और अच्छा नहीं करने के चक्कर में आप उस एक्टिविटी को साल भर करा रहे हैं, तो बच्चे का प्रोत्साहन और मनोबल जो है वो टूटता है। क्यों ना हम चाय बनाने वाला एक्टिविटी को कुछ मॉडिफाई करें, या कुछ ऐसा अलग टाइप का करें, या उसका आधा पार्ट करें, और उस आधा पार्ट को बच्चा करके जो है खुशी के मारे चिल्लाते रहे कि ये तो मैंने 100% सीख लिया। So it is not about 80%, not about 100%. It is about understanding the concept कि किसी भी इंसान का दिल, जज्बात, सेल्फ एस्टीम को, कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग किस प्रकार का गोल सेटिंग करें, किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव सेटिंग करें कि बच्चा उस काम को कंप्लीट करे और उछलता रहे। हमने 1 से 10 तक गिनती का रखा, अब वो गलती करता है, कभी 9 तक करता है, कभी 8 तक करता है, तो आप 70%, 80%, 60% बोल देते हो, और बार बार उसको ये एहसास दिलाते रहते हैं कि आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक आपसे हो रही है। ये जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, थोड़ी सी गलत हो रही है, इससे मनोबल टूटता है। तो जब हम कहते हैं आईपी के अंदर आप लोग कोशिश करिए इस टाइप का गोल बनाने की, इस टाइप का लेवल रखने की, या इस टाइप का काम देने की। क्यों ना 10 तक, आपको पता है 10 तक जाने में ये 2-4 बार गलती करेगा, कभी इधर उधर गलती करेगा, क्यों ना हम पहला गोल सेटिंग हम 8 तक कर दे विद फुल कॉन्फिडेंस की 8 तक ये करेगा, और जब ये 8 तक ये पूरा करेगा विदाउट एनी मिस्टेक करेगा, बच्चा खुशी होगा, बच्चा कूदेगा, नाचेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, और उसके बाद जब एक पंप अप, एक अचीव्ड ह्यूमन बीइंग आपके सामने आता है, जिसको सक्सेस मिल चुकी है, तब उस समय जब आप और 2, 9 और 10 का रखेंगे तो वो बेटर परफॉर्म कर जाएगा आपको। तो उसके ऊपर मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा था। इट इज नॉट अबाउट 80 और 100%। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो है, किसी ने पूछा है ऑटिज्म टूल का नाम दोबारा रिपीट करें। मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा बिकॉज यूट्यूब में होगा, आप लोग यूट्यूब में जाके दोबारा देख लीजिए, सारे आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब में लेक्चर्स को दोबारा सुनेंगे, पहला 5 मिनट तो आपको पता लग जाएगा, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। नेक्स्ट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है। बच्चा 4 साल का है और उसकी बॉडी जो है राइट साइड इफेक्टेड है, यानी हाथ और राइट साइड का, राइट लेग एंड राइट हैंड इफेक्टेड है। उसको आईडी नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है। व्हाट शुड बी द गोल्स? गोल्स क्या होना चाहिए? आपको मैं इस सवाल को मेरे ऊपर लागू करके देता हूं। मेरा अगर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कल किसी कारण से कट जाए, मैं ये नौकरी छोड़ दूं? मैं आप लोगों का ये लेक्चर देना बंद कर दूं? मैं एज ए प्रोफेसर काम करना बंद कर दूं? बिल्कुल नहीं। तो सेरेब्रल पल्सी बच्चा जिसमें आईडी नहीं है, उसके लिए बिल्कुल आप आम जनता, आम लोगों, आम बच्चे से जैसा एक्सपेक्ट करेंगे, इस बच्चे से भी एग्जैक्टली ऐसा ही एक्सपेक्ट करेंगे। बस जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इसके लिए फिजियोथेरेपी, इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसके लिए ऑरोमोटर एक्सरसाइजेस, एडेप्टेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स,
और बच्चा बोल रहा है तो अच्छा बोल रहा है तो कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत ही नहीं है, एडेप्टेशन के ऊपर काम करे ताकि हम ज्यादा समय उसका जिंदगी को इंडिपेंडेंट करने की चक्कर में उसका पढ़ाई लिखाई को पीछे ना छोड़ दे। अगर इंटेलेक्चुअली नॉर्मल है तो गवर्नमेंट की हायर एजुकेशन में कोटा है, गवर्नमेंट की फॉरेन जाने की पढ़ने का भी कोटा है, जॉब्स में कोटा है। तो इस टाइप के बच्चे के लिए बहुत एडवांटेजियस है कि हम शुरू से ही उसको एक आम बच्चा इंटेलेक्चुअली जब नॉर्मल है, नॉर्मल करिकुलम को लेके आगे बढ़े और साथ में एडेप्टेशन और कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करते रहे। अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी अगर दे पाए तो बहुत बेहतर रहेगा, ऑरोमोटर एक्सरसाइज अगर कर पाए। एपिलेप्सी के मैनेजमेंट के ऊपर एक सवाल आया है। फॉर मी इट इज डिफिकल्ट टू से, बट टीचर्स को एक एपिलेप्टिक फर्स्ट एड के ऊपर अच्छा से ट्रेनिंग होना आवश्यक है, जिसको हम प्री मेडिकल हेल्प कहते हैं। ठीक है जी, प्री मेडिकल हेल्प में मेरा सबसे पहले गुजारिश तो यही रहेगा, मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी में हम लोग एपिलेप्टिक ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बहुत जोर लगाते हैं। पुराने समय में हम इसको इग्नोर करते थे, लेकिन आजकल हम लोग एपिलेप्टिक ट्रिगर जानने की बहुत कोशिश करते हैं। जब बच्चे की एपिलेप्टिक हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, बच्चे के साथ क्लोज रिलेशनशिप हम मेंटेन करते हैं, तो हमें कई बच्चों में, बल्कि ज्यादातर बच्चों में हमें ट्रिगर का पता लगता है। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर डालने की कोशिश करें। जिन बच्चों की आपको ट्रिगर पता लगे कि इस बच्चे की जो है बुखार के बाद एपिलेप्सी आती है, ये बच्चे की खाने की प्रॉब्लम होने से एपिलेप्सी आता है, इस बच्चे की सोने की प्रॉब्लम से एपिलेप्सी आता है, इस बच्चे को ज्यादा डराओ तो एपिलेप्सी आता है, इस बच्चे को कोई अगर मार देता है तो एपिलेप्सी आता है, इस बच्चे की टॉयलेट का ज्यादा प्रॉब्लम होने से इसको एपिलेप्सी आता है। बहुत सारे बच्चों की अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो हम लोग पहले तो इसके ऊपर जोर लगाने की कोशिश करें कि ट्रिगर क्या है, उसका एपिलेप्सी आने की ट्रिगर क्या है, और ट्रिगर जब आती है उसके बाद तुरंत आप ट्रिगर को पता लग जाने के बाद ट्रिगर मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दें। ये हो गया पहला आपका प्री मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद बच्चे को जो है बाकी के जो फर्स्ट एड होती है कि जब हो जाता है एपिलेप्सी, उसके बाद जो रिएक्शंस हमारी तरफ से जाना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है कि उसको हम पकड़ के रखने की कोशिश ना करें, हड्डियां टूट जाती है बच्चों की। कई जगह हमने देखा है टीचर जो है गोदी में ले लेते हैं प्यार से, या प्यार से उसको पकड़ना चाहते हैं, उससे हड्डियां तक टूट जाती है। तो पकड़ के रखना तो बिल्कुल गलत व्यवस्था है। उसको सॉफ्ट सरफेस के ऊपर लिटाना, गर्दन को साइड कर देना, मुंह को खुला रखने की कोशिश करना, इस प्रकार के मैनेजमेंट की जाती है। मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप लोगों की अलग से जो है फर्स्ट एड के ऊपर या एपिलेप्टिक मैनेजमेंट के ऊपर अलग से वर्कशॉप वगैरह हो। लेकिन हमारे लिए जरूरी ये है कि उसके बाद का हम क्या करते हैं, उसके बाद बच्चे को बीमार बच्चा समझ के उसको किस तरीके से डील करते हैं, उसको बीमारी है करके उसको एक्टिविटी में कम शामिल करते हैं। तो वो सब चीजों से ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट, प्री मेडिकल मैनेजमेंट तो है, लेकिन जो साइकोसोशियल मैनेजमेंट है एपिलेप्सी, उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि इसको एक बीमारी के रूप में ना देखा जाए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए, कॉन्फिडेंस दिया जाए, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के ऊपर काम किया जाए। नेक्स्ट में आगे बढ़ूंगा कि जब आप आईपी की बात कर रहे हैं तो क्या ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों ग्रुप के लिए, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या ऐसा चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है इन ग्रुपों के लिए, उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। पहला तो जो हमारी स्टडी कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, आप इसके ऊपर भी आप चाहो तो आईपी बना सकते हैं। सवाल यही है कि आपके पास जितने बच्चे हैं, क्या उसमें से कितने बच्चे स्कूल आने में मजा लेता है, टीचर से मिलने में मजा लेता है, अपने सहपाठियों से मिलने में मजा लेता है, या कोई भी एक्टिविटी करने में मजा लेता है। ये एक अहम चीजें हैं जो आईपी के प्री आईपी यू कैन से, आईपी बनाने के पहले बहुत अहम चीज हो जाती है। नहीं तो इसके ऊपर भी हमें अलग से आईपी बनाना पड़ता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने लर्निंग सिस्टम जो थे वो अलग था, पुराने अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट अलग थे। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट में ये 4 सवाल टीचर को इमीडिएटली करना है हर एक बच्चे के लिए, कि क्या ये बच्चा स्कूल आने में मजा आता है, इसको टीचर से मिलने में मजा आता है क्या, सहपाठियों से मिलने से मजा आता है क्या, ये एक्टिविटी करने में, कोई भी एक्टिविटी जितने सारे हैं, डांस, थिएटर, म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट, जो भी आपके एक्टिविटीज है, रीडिंग, राइटिंग, जो भी आप कहो, वो सब एक्टिविटीज में मजा आता है क्या। अगर मजा नहीं आ रहा है बच्चे को, उसके लिए अलग से आपको आईपी की चैलेंज लेना पड़ता है।
नेक्स्ट उसी से जुड़ा हुआ चीजें हैं, लर्निंग इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑफ ऑन हैप्पीनेस एंड चेयरफुलनेस। आप कितना खुश है, कितना चेयरफुल है, उसके ऊपर भी काफी हद तक आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या आईपी सक्सेस डिपेंड करता है। तो कैसे आप हैप्पी एंड चेयरफुल स्टूडेंट्स बना पाएंगे, किस प्रकार का एक एक्टिविटी आप रखेंगे, किस प्रकार का टीचर का बिहेवियर होगा, कैसा एक्टिविटी प्लानिंग होगा, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या होगा, स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या होगा, किस टाइप से आप एक लेसन को कंडक्ट करेंगे, किस टाइप से आप आईपी को कंडक्ट करेंगे कि एक हैप्पी एंड चेयरफुल मूवमेंट हर वक्त जनरेट होगा, वो एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन टू लर्न। अब हम लोग रिवार्ड, रीइंफोर्समेंट, ये सब के बारे में बात करते करते एक्चुअली जो वर्ड इंपॉर्टेंट है स्पेशल एजुकेशन में, मोर देन रिवार्ड एंड मोर देन एनी अदर थिंग्स, असली जो इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइफ में है वो है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन को हम लोगों ने कहीं ना कहीं जब उसको मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं किसी भी बच्चे को, क्योंकि मोटिवेशन के बगैर कुछ होता नहीं है, और जब मोटिवेशन देने की हम कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं हम उसको रिवार्ड और रिश्वत के साथ मिक्स कर देते हैं। हमें तीनों में फर्क करना होगा, मोटिवेशन अलग है, रिश्वत देना अलग है, और रिवार्ड देना अलग है। तो जैसे कि आपने काम करने के पहले ही बच्चे को कुछ दे दिया, भाई ये ले, ये कर ले, या ये अगर कर लेगा तुमको ये दूंगा, कस्में वादे कर दी, या काम करने के पहले कुछ दे दिया, इस टाइप के जब आप हरकतें करते हैं, इसको कहते हैं ब्राइब करना, रिश्वत देना। ये मोटिवेशन नहीं है। आप लोग ध्यान दें, बहुत से टीचरों को मैंने इस काम को करते हुए देखा है, काम करने के पहले ही उसको बता देते हैं कि तुम ये करेगा तो ये मिलेगा तुमको, हर वक्त इस टाइप का स्टेटमेंट देते हैं, या काम करने के पहले ही मम्मी पापा भी है, बच्चे भी है, उनको रिवार्ड पहले ही दे दिया जाता है। तो इसको मोटिवेशन नहीं कहते हैं, उसको रिश्वत देना कहते हैं, ब्राइब करना कहते हैं। सेकंड में आता है रिवार्ड, पुरस्कार। पुरस्कार कहते हैं काम खत्म होने के बाद देना, उसको पुरस्कार कहते हैं। सवाल ये है, अगर काम के पहले देने को रिश्वत कहते हैं, काम के बाद कुछ देने को अगर पुरस्कार कहते हैं, फिर मोटिवेशन कैसे दी जाएगी? मोटिवेशन क्या चीज है? वो थोड़ा सा टीचर को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। वो बहुत मुश्किल चीज है, बहुत ही मुश्किल चीज है, और मोटिवेशन के बगैर कोई भी आईपी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो मोटिवेशन में प्राइमरी जो चीज है वो आपको ध्यान देना है कि आप जो चीज सिखाना चाहते हैं, जो मेरे लिए गोल रखना चाहते हैं, चाहे वो क्लास 12 का एग्जामिनेशन हो, चाहे रेड कलर की आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे कलम पकड़ के मेरा अपना नाम लिखना, छोटा से छोटा गोल भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा गोल भी हो सकता है। मोटिवेशन में अंदर से मुझे उस चीजों को सीखने की इच्छा होना है, अपने अंदर इच्छा आना है, और इच्छा जब आती है तब आती है जब उस एक्टिविटी को मैं अपनी जिंदगी के साथ रिलेट कर पाता हूं, मैं अपनी फ्यूचर के साथ रिलेट कर पाता हूं, मैं अपना इंडिपेंडेंट लिविंग के साथ रिलेट कर पाता हूं, मैं अपना सक्सेस के साथ रिलेट कर पाता हूं, मैं अपना फ्यूचर अचीवमेंट, फ्यूचर काम, फ्यूचर जरूरतों के साथ रिलेट कर पाता हूं। तो किस प्रकार से आप बोलेंगे, किस प्रकार से आप एक्टिंग करेंगे, किस प्रकार से आप डांस करेंगे, ड्रामा करेंगे, थिएटर करेंगे, पपेट करेंगे, आपकी मर्जी है। लेकिन समझाना मुझे ये है बच्चे को कि ये काम अगर सीखोगे तो तुम्हारा ये काम की वजह से ये चीजों में तुम्हें फायदा होने वाला है, ये चीजों में तुम्हारे जरूरतें पूरे होने वाला है, ये चीजें तुमको मदद मिलने वाली है। उस टाइप के कॉन्सेप्ट जब आप डालेंगे तब इंसान अंदर से मोटिवेट होता है। तो इसके ऊपर परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, बहुत मुश्किल चीज है इस काम को करना, लेकिन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो डेफिनेटली निकलेंगे। हम लोग अक्सर प्रैक्टिस करते हैं, राइटिंग स्किल है, अपना नाम लिखना, मान लीजिए अपना नाम लिखना, इसके लिए मोटिवेशन करना है। अगर नाम लिखने के पहले मैंने चॉकलेट दे दिया वो तो रिश्वत हो गया, नाम लिखने के बाद अगर चॉकलेट दे दिया वो तो रिवार्ड हो गया, पुरस्कार हो गया। लेकिन नाम लिखने के लिए मोटिवेशन देना, उसका मतलब ये हो गया कि हम उसके साथ एक ड्रामा करें, उसके साथ बातें करें, स्टोरी टेलिंग करें, या पपेट का कोई गेम करें जिसके जरिए, या पिक्चर का कोई कार्ड का कोई गेम करें जिसके जरिए हम बच्चे को ये समझाएं कि भाई अगर लिखना आ गया तो कल से रजिस्टर में जो है ना आप अपना नाम साइन करोगे। बोर्ड में जो भी बच्चा स्कूल में आएगा वो अपना बोर्ड में अपना नाम लिखेगा, अटेंडेंस लगाएगा, तो टीचर का अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब अपने कोई सोसाइटी में डेमोन्स्ट्रेशन, आई डोंट नो, इट विल डिपेंड ऑन द सिटी यू लिव,
अभी कहीं जाओगे तो आपको गेट में रुकेगा, आप अपना नाम से साइन कर देना। बैंक में जो है आप अपना नाम लिखेंगे चेक में तो आपको पैसा मिल जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग एक्टिविटी के साथ जोड़ के जब मैं उसको उस चीज को समझा पाऊंगा कि नाम लिख पाने से आपका जिंदगी में कितने सारे जरूरतें पूरा होगा। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, बोले भावना है, तो भावना को हम लोग जो है ग्रीटिंग कार्ड लिखेंगे और नीचे जो है अपना नाम लिखेंगे। आपका मम्मी का बर्थडे कब है, वो बर्थडे में हम आपका नाम लिखेंगे, कार्ड लाएंगे, कार्ड में नाम लिखेंगे। तो उसका जिंदगी के साथ हम रिलेट कर रहे हैं, तब जाके वो मोटिवेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन काम के हिसाब से आप लोग कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आप सारे एक्सपीरियंस टीचर है, आई होप सो। द नेक्स्ट जो चीज है वो ये है, बच्चे में कहीं ना कहीं जब स्पेशल नीड बच्चे को हम घर में भी डील करते हैं, स्कूल में भी डील करते हैं, एक सेंस डालना बहुत जरूरी होती है। वो सेंस अधिकतर बच्चे में मिसिंग होती है। वो सेंस जब बच्चे में मिसिंग होती है तो हमारी आईपी फेल होने की संभावना ज्यादा रहती है। वो सेंस है सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे की सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी या बच्चे की सेंस ऑफ बीइंग ए कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर, कि मैं दुनिया का किसी काम में आता हूं या मेरी ये जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी और मैं दुनिया का किसी काम में आता हूं। ये सेंस जिस बच्चे में आता है उसका लर्निंग पैरामीटर बढ़ने लगता है। कि सब बच्चों का जो है दाखिला जो है हाजिरी मैं लगाता हूँ, सब बच्चों का जो है पानी का मैं देखता हूँ, सब बच्चों का टॉयलेट जाने का मैं देखता हूँ। कुछ ना कुछ वो आपको देखना होगा आपकी कॉन्टेक्स्ट में, कि सबको मैं बिस्किट बांटता हूँ या सबको मैं खेल में ले जा रहे में मैं सबका लीडर हूँ। तो कुछ ना कुछ उसका सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर्स की मैं किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ समाज को या घर में, ऐसा एक्टिविटीज जब ज्यादा से ज्यादा आप देंगे तो ये सेंस डेवलप होगी। और जब ये सेंस डेवलप होगी तो डेफिनेटली आपका आईपी भी बेटर होगा। और इस सेंस को डेवलप करने के लिए भी आप अलग से आईपी बना सकते हैं, जिसके जरिए अलग अलग एक्टिविटी भी बच्चा सीख जाएगा। नेक्स्ट आता है आपकी एक्सपेक्टेशन। बच्चे की जो एक्सपेक्टेशन होता है, ओवर्ट एंड कोवर्ट, हम लोग जब बच्चे के साथ काम करते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हम उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो कई बार हमारा दिल में रहते हैं, कई बार हम बोलते नहीं हैं, और कई बार दिल में है नहीं और बोलते हैं। तो जो दिल में नहीं है बोलते हैं वो भी कामयाब नहीं होता है, और जो दिल में है और बोलते नहीं है वो भी कामयाब नहीं होता है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, माता पिता टीचर सब लोग मिलकर सिमिलर एक्सपेक्टेशन करें, और सिमिलर एक्सपेक्टेशन को आप लोग सब लोग दिल में भी बिठाना है और आपको जवान से भी बोलते रहना है बच्चे को, तब बेटर रिजल्ट आने की कोशिश होती है। बच्चों को सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में वो बच्चा क्या समझता है, अपने बारे में क्या फील करता है, उसको भी बेटर बनाने की कोशिश करने की बहुत आवश्यकता है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। एक स्टडी हुई थी जिसमें हमने एक स्पेशल स्कूल का एक माइल्ड ग्रुप ऑफ बच्चा लिया और एक दिल्ली का पब्लिक स्कूल का जो हाईफाई टाइप के स्कूल है वहां का एक माइल्ड ग्रुप ऑफ बच्चा लिया। एकेडमिक परफॉर्मेंस में, रीडिंग राइटिंग कंप्यूटर ये सारे स्किल्स में, ये जो हाईफाई पब्लिक स्कूल वाला बच्चा था, माइल्ड आईडी वाला, माइल्ड ऑटिज्म वाला, वो सारे काफी हद तक अच्छे थे। इंग्लिश बोलते थे वो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता था उनको, इंटरनेट का बातें आता था, थोड़ा रीडिंग आता था, थोड़ा राइटिंग आता था, हर प्रकार से वो बेटर थे। स्पेशल स्कूल वाला जो हमारा माइल्ड आईडी वाला ग्रुप था, वो रीडिंग भी अच्छा नहीं आता था उनको, राइटिंग भी अच्छा नहीं आता था, न्यूमेरिकल्स भी अच्छा नहीं आता था, कंप्यूटर भी अच्छा नहीं आता था उनको, इंटरनेट वगैरह भी अच्छा नहीं आता था, इंग्लिश इंग्लिश बोलना तो बिल्कुल ही नहीं आता था। लेकिन एक चीज हमने देखा, जब उनका साइकोलॉजिकल चीजें देखा, जब हम कैंप में ले जाके, जो स्पेशल स्कूल वाले बच्चे थे वो अपने आप को बड़ा तीक्ष्ण समझते थे, हर चीजों में कूद पड़ते थे, बड़ा ही अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते थे। तो स्टडी किया तो पता लगा उनका सेल्फ एस्टीम जो है काफी हाई था, क्योंकि उन स्पेशल स्कूलों में ज्यादातर ये मॉडरेट वाला, सीवियर वाला, ऐसे टाइप के बच्चे थे, मल्टीपल डिसेबिलिटी, और आर्ट क्राफ्ट डांस थिएटर म्यूजिक स्पेशल ओलंपिक हर चीजों में ये माइल्ड वाला ग्रुप का ही नंबर आता था। बच्चों का केयर करने में भी उन्हीं का नंबर आता है, स्पोर्ट्स में, गाने में, हर चीजों में इन्हीं का नंबर आता है, मेडल इनको मिलता है। तो ये चीजें जब बचपन से इनके साथ होती रही 10-15 साल, उसके बाद ये बच्चे का सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी जो पब्लिक स्कूल वाला जो ये बच्चा कुछ हमें मिले एक ग्रुप, वो ऐसे बच्चों के साथ बड़े हुए जहां वो हर चीजों में लास्ट थे, पढ़ाई में, लिखाई में, कंप्यूटर में, डिबेट में, एक्सटेम्पोर स्पीच में, कोई भी कंपटीशन में, स्पोर्ट्स में, डांस में, थिएटर में, म्यूजिक में। तो उनका सेल्फ एस्टीम डेवलप नहीं हुआ।
स्किल तो डेवलप हो गया बहुत सारा, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम था उनमें। तो ये बहुत एसेंशियल है अगर आप आईपी की पार्ट करें। सेल्फ एस्टीम डेवलपमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट गोल इन आईपी। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आप लोग अगर कोशिश करेंगे डेफिनेटली बच्चों में आप सेल्फ एस्टीम बढ़ा पाएंगे। देन आता है एक्सेस एंड एक्सेसिबिलिटी ओवरऑल। इन टोटलिटी में एक्सेस एंड एक्सेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट को हमें स्कूलों में थोड़ा सा ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। आप अगर स्कूलों में, आपकी स्कूलों में जाके मैं अगर मान लीजिए अभी 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी की अगर तैयारी में देखने के लिए जाऊं तो स्पेशल ग्रुप का अलग से होगा। इंक्लूसिव आपके बच्चों के साथ डांस प्रोग्राम, थिएटर प्रोग्राम, अलग अलग मौके में उनको कैसे एक्सेस दिया जाए, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, इन सोशल एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, करिकुलम एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, अलग अलग जगह में इनको कैसे मौका मिले, उसके ऊपर हमें ज्यादा जोर डालना पड़ेगा। एटीट्यूड, बच्चों की अपना समाज के प्रति एटीट्यूड, बच्चों के खुद के प्रति एटीट्यूड, फैमिली का एटीट्यूड, टीचर का एटीट्यूड, उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट होता है। देन आपका यूनिवर्सल डिजाइन की जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग को काम करना पड़ेगा, यूनिवर्सल डिजाइन के ऊपर, कि क्या क्या एक्टिविटी हम करें कि कैसे हम यूनिवर्सल डिजाइन की कॉन्सेप्ट को एक स्कूल में प्रमोट कर पाएंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें चर्चा करना पड़ेगा। आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हैं जो टीचिंग लर्निंग में, रेगुलर स्कूल में, इंक्लूसिव स्कूल में हम लोग कह रहे हैं यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, जिसके अंदर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं 3 कॉन्सेप्ट स्पेशल एजुकेशन टीचर को भी कह रहे हैं और रेगुलर एजुकेशन टीचर को भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के अंदर 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर आप जोड़ देंगे और वो तीनों कॉन्सेप्ट को आप आईपी में भी आपको लाने की कोशिश करना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुल होगा। उसके अंदर 3 ही शब्द है, एक है प्रेजेंटेशन, एक है एंगेजमेंट, एक है एक्सप्रेशन। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करना, बच्चे के इंट्रोड्यूस करना, बच्चे को प्रेजेंट करना, उस पार्ट को हम कहेंगे प्रेजेंटेशन। बच्चे को किसी भी काम को जब हम सिखाते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, बच्चे उसके अंदर घुस जाए, उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, उसके अंदर एंगेज रहे, उसको हम एंगेजमेंट कहते हैं। उसके बाद बच्चे जो है एक्सप्रेस करे, क्या सीखा है, क्या जाना है और उसका क्या मन हो रहा है, उसको एक्सप्रेस करे, उसको एक्सप्रेशन की नाम दिया है। वो चाहे लिख के करे, पढ़ के करे, पेंटिंग के द्वारा करे, कविता के जरिए करे, कोई मल्टीपल टास्क के जरिए एक्सप्रेस करके वो बता रहे हैं, वो बताएं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कि मल्टीपल मोड्स, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करना, अलग अलग तरीके से बच्चे को एक्टिविटी में एंगेज करके रखना और अलग अलग तरीके से बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका देना। ये तीनों चीजें जब मिला देते हैं वो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। हम एप्पल की कॉन्सेप्ट को सिखा रहे हैं, तो एप्पल की कॉन्सेप्ट को हम कितना अलग अलग तरीके से बच्चे के सामने पेश कर रहे हैं, वो हो जाएगा मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। अब मल्टीपल मोड्स ऑफ एंगेजमेंट, बच्चे को काम में लगाना है, तो उसके अंदर बच्चे एप्पल खरीद रहे हैं, एप्पल छील रहे हैं, एप्पल काट रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, एप्पल के दाने को अलग कर रहे हैं, एप्पल का पेंटिंग कर रहे हैं, ये अलग अलग काम करके ये हो गया एंगेजमेंट। और थर्ड में एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर बच्चे एप्पल को लिख रहे हैं, एप्पल के बारे में बोलना चाह रहे हैं, कोई एप्पल के ऊपर कोई कविता बोल रहे हैं, कोई एप्पल को पेंटिंग के जरिए कुछ बता रहे हैं, एप्पल के पार्ट्स को अलग अलग प्रकार से एक्सप्रेशन की मौका देना। तो मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, मल्टीपल मोड्स ऑफ एंगेजमेंट या पार्टिसिपेशन और मल्टीपल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, या आपकी हमारी भाषा में जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, आकलन, मूल्यांकन कहते हैं। तो ये तीनों चीजें जब मिला देंगे और मल्टीपल मोड्स के ऊपर आपका आईपी के फोकस करेंगे आप, तो उसको हम यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग बोलेंगे। नेक्स्ट जो एक चीज और हमें ध्यान देना होगा, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, इज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन फॉर दिस 3 ग्रुप्स। इन तीनों ग्रुप की बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक जैसा नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। जैसे रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है, मान लीजिए बच्चा हाथ को बार बार हिला रहा है, इस प्रकार का कर रहे हैं। तो नाउ एक आईडी बच्चे के लिए जो इसका बीएम होगा, एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चे के लिए जो बीएम होगा और ऑटिज्म के बच्चे के लिए जो बीएम होगा, तो तीनों में फर्क आ सकता है। कोई सेंसरी इंटीग्रेशन रिलेटेड में हरकतें कर रहा हूं ऑटिज्म बच्चों का, उसका ट्रीटमेंट प्लान विल बी डिफरेंट फ्रॉम ए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ए सेरेब्रल पाल्सी प्लान।
कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ऑटिज्म बच्चे की एक अलग प्रकार की बिहेवियरल इश्यूज आ रही है। लेकिन हम लोग का मैनेजमेंट प्लान हमने सेम कर लिया, तो तीनों बच्चों की बिहेवियर मैनेजमेंट में आप लोग उसको फर्क करने की थोड़ा सा कोशिश करना होगा आपको। लेकिन बाय एंड लार्ज हम एडवाइस दे रहे हैं आजकल की पुराने टेक्निकों को आप लोग भूलने की कोशिश करें, जितना ज्यादा हो सके डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट जो आज तो पढ़ाने की टाइम है नहीं, बट आईपी के जरिए आप डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट को एक प्राइमरी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक के ऊपर यूज करें, जो मुझे यकीन है आप लोग भूल चुके होंगे। differential reinforcement of alternate behavior, differential reinforcement of other behavior, differential reinforcement of incompatible behavior, differential reinforcement of low rate behavior, differential reinforcement of high rate behavior। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा आप लोग रिफ्रेश अप करें ताकि आपके आईपी बेटर हो सके। दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनवायरमेंट। हम बार बार एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, माहौल की चेंजेस की बात कर रहे हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए। माहौल में जितना बढ़िया चेंजेस आप लाएंगे उतना बढ़िया आपको रिजल्ट दिखेगा। जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो वेबिनार के जरिए, अब मैं लेक्चर दे रहा हूं, अगर मेरा लेक्चर ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप लोग आराम से बैठ के घर में सो रहे होंगे। अगर लेक्चर सुनने में मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है आप बड़े ध्यान से कागज कॉपी पेन लेके आप बैठे हुए हैं। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनवायरनमेंट है कि मैं अपना लेक्चर को किस तरीके से स्ट्रक्चर करूं कि आप बेटर ध्यान देंगे। तो ये दोनों टेक्निक के ऊपर ज्यादा आप ध्यान देने की कोशिश करें। ऑटिज्म बच्चों का स्पेशली स्पेसिफिक स्ट्रेंथ कुछ होने की ज्यादा संभावना होती है, देखने में लगता नहीं है। इट माइट बी समटाइम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। कभी कभी वो नंबर में बड़े अच्छे होते हैं, कभी कभी वो कंप्यूटर में बड़े अच्छे होते हैं, कभी कभी वो रीडिंग में बड़े अच्छे होते हैं, कभी कभी वो पेंटिंग में बड़े अच्छे होते हैं। तो ऑटिस्टिक बच्चों का इस चीज में ध्यान दे, उनका स्पेसिफिक स्ट्रेंथ अगर कुछ है उसको आप आईपी में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। सेरेब्रल पल्सी में ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रेंथ तो हो सकता है ना मिले, लेकिन स्पेसिफिक इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करें। स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट में थोड़ा फर्क है। स्ट्रेंथ हो सकता है बच्चा ना कर रहा हो, लेकिन उस चीज को करने के बहुत ज्यादा काबिल हो, उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। इंटरेस्ट है का मतलब काबिल हूं या नहीं उससे मतलब नहीं, मुझे उस काम को करने में बड़ा मजा आता है। सेरेब्रल पल्सी में जो है स्पेसिफिक इंटरेस्ट वाला जो एरिया है वो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, अभी थोड़ी देर में बात करूंगा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में जो हमारी आईपी या इंस्ट्रक्शंस या हमारी इन तीनों ग्रुप की जो मैनेजमेंट है उसमें प्राइमरी बाधा क्या क्या आ रही है, क्या क्या हमारे दरारें हैं, दीवारें आ रही है, उसके ऊपर जब हम स्टडी करते रिसर्च करते हैं तो उन दीवारों को भी हमें समझना जरूरी है। दैट कैन हेल्प यू बिकम ए बेटर टीचर और प्रिपेयर ए बेटर आईपी। पहला जो है आपका असर होगा आपको, जो स्पेशल एजुकेशन टीचर ग्रुप है उनका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल बहुत हाई है। बहुत आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनके स्ट्रेस लेवल एंजाइटी लेवल काफी हाई होंगे, डिप्रेशन के भी शिकार समय समय पे वो होते रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको आप लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा। मेंटल वेलनेस की जो स्कोर है, जो 20 साल पहले हमारी जो स्पेशल एजुकेशन टीचर थे उनका जो मेंटल वेलनेस की जो स्कोर थे और आज 20 साल बाद जो स्कोर है, वो जो दोनों में जमीन आसमान के फर्क है। वो स्कोर काफी हद तक नीचे चली गई है हमारी। इसीलिए आप लोगों को गुजारिश यही है कि एज ए स्पेशल एजुकेटर जब आप ये तीनों ग्रुप के साथ आप काम करते हैं तो बहुत ज्यादा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के अंदर काइंडनेस आता है, दयालु होना आता है, हेल्पफुलनेस किसी को मदद करना उसके अंदर आता है, ग्रेटिट्यूड किसी ने आपको कुछ किया है आपके लिए, उसके लिए आप आभार व्यक्त करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं। किसी को कुछ दे पाना, छोटा बड़ा कुछ भी चीजें दे पाना, वो एक अच्छा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होता है। वर्तमान में फोकस कर पाना कि आज इस वक्त मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं तो मेरी सारी एनर्जी सारी फोकस आप लोगों के साथ होना चाहिए, ना कि थोड़ी देर में मैं अपने घर के बारे में सोच रहा हूँ, थोड़ी देर में कल का क्या होगा सोच रहा हूँ, थोड़ी देर में मेरा भविष्य में क्या होगा उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो फोकस ऑन द प्रेजेंट, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना होगा। फोकस ऑन हाउ कैन आई डू बेटर, जिससे भी बात करो
हमारे देश में वो कैसे दुनिया वाले खराब कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर डालते हैं। मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, उसके ऊपर फोकस कम होती है। कभी भी आप लोगों के साथ बात करें, आप देखेंगे हालात कैसे बिगड़ते जा रही है दुनिया वालों की वजह से, इसके ऊपर डायलॉग देने वाले 99 लोग होंगे। मैं क्या कर सकता हूँ हालात के थोड़ा सा ठीक करने के लिए, उसके ऊपर कोई नहीं चर्चा करता है। तो ये कुछ जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, ये आपको बेटर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में आपको मदद करेगी, जो फाइनली हमारे बच्चों का लाइफ को बेटर कर सकती है। थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी या गेम्स। ये मत भूलिएगा कि बच्चों के साथ उछल कूद करते करते हम थक जाते हैं, ऐसा नहीं भूलिएगा, क्योंकि बच्चे के साथ उछल कूद करके थक जाना वो आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। आप अपना खुशी से जब कोई फिजिकल एक्टिविटी या गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपको ज्यादा हेल्प करता है। बच्चों के साथ तो जो करते ही है, लेकिन दैट इज फिजिकली ड्रेनिंग, फिजिकली वो स्ट्रेसफुल है। लेकिन आप मन मर्जी से अपना जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, भले आप वॉकिंग करो 2-4 किलोमीटर, कुछ भी ऐसा काम करो अपना मन से, ड्यूटी में जाने के लिए 2 किलोमीटर भाग रहे हैं वो नहीं, अपना दिल से जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, गेम्स करेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कोशिश करें टीचर्स आपस में मिलके ग्रुप एक्टिविटी, आप अपने लिए, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, टीचर्स अपने लिए ग्रुप एक्टिविटी कुछ करने की कोशिश करें। ग्रुप में आप कल्चरल प्रोग्राम करें, आपस में कोई कंपटीशन करें, आपस में कोई गेम्स करें, कुछ ना कुछ ग्रुप एक्टिविटी वीकली जरूर करें। ये सब चीजों से आपका ओवरऑल जो है आपका स्टेटस एज ए टीचर डेफिनेटली बेटर होगा। टीचर टीचर रिलेशनशिप, टीचर टू टीचर रिलेशनशिप, उसको एनहांस करने के ऊपर थोड़ी सी हमें जोर लगाना पड़ेगा। टीचर पेरेंट रिलेशनशिप, कई बार दुनिया भर के पर्ची आते जाते रहे, मेरे पास पेरेंट कोऑपरेशन नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं है। बेसिकली मैं कहना चाहूंगा टीचर पेरेंट रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CWSN, जब एक बच्चा आता है, बच्चे के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना, आईपी बनाना, बच्चे को पढ़ाना वो अलग बात है, बच्चे के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना एक अलग है। मैं जब स्पेशल एजुकेशन का टीचर था, मेरे जितने स्टूडेंट थे उनके बारे में सारा डिटेल में जानता था, उनके घर के बारे में सारा डिटेल में जानता था। बहुत क्लोज एक रिलेशनशिप मेंटेन होता था। आज मैं जब मेरे साथ के बाकी टीचरों को देखता हूँ, उनके अपने बच्चों का नाम तक पता नहीं है, आगे की उनको कुछ क्या ही वो रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेंगे तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे अगर बीमार होता है तो मुझे सारा खबर लेना पड़ता है, सब कुछ। तो बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर योर चिल्ड्रन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो मैंने देखा है समग्र शिक्षा अभियान में बहुत फोकस आपको करना होगा, वो ये कि लॉन्ग टर्म एंड लाइफ गोल्स फॉर CWS। जो बच्चे आपके साथ है उनको लेके 10 साल बाद, 20 साल बाद वो बच्चा कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, किस तरीके से उसकी जिंदगी बीतेगी, उसके ऊपर आपको और पेरेंट को मिलके एक रोड मैप बनाना होता है। वो रोड मैप के बगैर जब हम लोग आईपी बनाते रहते हैं, कहीं ना कहीं डेफिसिट रह जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। तो लॉन्ग टर्म और लाइफ गोल्स के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे। साथ में जब बड़े हो जाएंगे, वर्क बिहेवियर, लाइफ स्किल्स इन द फॉर्मेट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, डोमेस्टिक मैनेजमेंट, होम सपोर्ट एंड कम्युनिटी यूज, इसके ऊपर भी आईपी में शुरू से ही फोकस करने की कोशिश करें, वर्क बिहेवियर एंड लाइफ स्किल्स के ऊपर। इन ए नटशेल, प्रॉपर एक रिहेबिलिटेशन प्लान फ्यूचर को देखते हुए वो आपकी मन में आना बहुत आवश्यक होता है। एक दो और क्वेश्चंस आई है। एक सीपी बच्चा है जिनका विजन प्रॉब्लम है, 10+2 कंप्लीट हुआ है, हायर स्टडीज एंड कैरियर के लिए क्या करना है? मैं तो यही कहना चाहूंगा, बहुत कम ऐसे जॉब हैं जो आइडेंटिफाइड हुआ है नॉट सुटेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ज्यादातर जॉब जो है सुटेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी ही है। बहुत कम जॉब है जिसमें हमने कहा है दिव्यांगजन नहीं जा पाएंगे या उनके लिए सुटेबल नहीं है। बस इसमें थोड़ी सी तकलीफ ये है, अगर इस बच्चे की सर्टिफिकेट में ओनली सेरेब्रल पल्सी है, तब तो इट विल बी क्लासिफाइड अंडर ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी। और मैक्सिमम टेक्निकल एजुकेशन की जो 5% कोटा है
जॉब में जो 4% कोटा है, दोनों के लिए ये बच्चे फिट होंगे। आगे की किसी भी प्रकार का नॉर्मल कैरियर प्लानिंग कर सकता है। मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही बात करूंगा, बिकॉज कोटा आ गया है तो कहीं भी प्लानिंग कर सकते हैं अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर विजन प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है और बच्चे की सर्टिफिकेशन अगर मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गई है, तब थोड़ी सी जॉब को लेके दिक्कतें आती है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए कई सारा जॉब जो है क्लासिफाइड नहीं है। वो एक कंपोनेंट है जिसके ऊपर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप अगर चाहेंगे तो इस बच्चे की डिटेल अगर मुझे थोड़ा सा बाद में भेजेंगे तो मैं स्टडी करके बता पाऊंगा स्पेसिफिक कुछ गाइडेंस, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट से वो बच्चे ने पास किया है, आगे क्या पढ़ने का बच्चे का मन है। बिकॉज हम लोगों को इंटेलेक्चुअली नॉर्मल बच्चों को इंटेलेक्चुअली नॉर्मल जैसा समझ के ही उनके साथ प्लानिंग करना पड़ता है। बस ये ऐसा कोई कोर्स में दाखिला ना कराए, ऐसा कोई जॉब के लिए प्लानिंग ना करे जो पहले से गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा 100 में से हो सकता है 2-4 ऐसे नौकरी हो, 2-4 ऐसे कोर्स हो जो गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, उस रास्ते में ना जाए। बाकी के जो 95 रास्ते जो खुले हुए हैं उसमें से कोई भी बच्चा, नॉर्मल बच्चा जैसा आगे बढ़ता है, इस बच्चे को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हायर स्टडीज के लिए सीपी बच्चे जा सकते हैं कि नहीं, जाने में क्या सुविधा आती है। समग्र शिक्षा अभियान के सारे टीचर को मैं बता दूं, आप लोगों को जानना भी चाहिए। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आई रिपीट अगेन, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, कॉलेज स्कॉलरशिप, हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप, पीएचडी स्कॉलरशिप, फॉरेन स्टडी स्कॉलरशिप, बाहर जाके विदेशों में जाके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के पढ़ने के लिए फुल स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, पूरा स्कॉलरशिप है। जो फैमिली बाहर भेजना चाहते हैं, मैं तो डेफिनेटली आपको वेलकम करूंगा। आप इस पोर्टल को स्टडी करें, एक तरफ आप अपना एडमिशन के कामकाज करें, फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ एडमिशन लेने की कोशिश करें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी फुल्ली फंड करेगी आपकी एजुकेशन को। इस स्कॉलरशिप पोर्टल को आप लोग स्टडी करें। हमारे जितने टीचर्स हैं सब लोग स्कॉलरशिप पोर्टल को थोड़ा सा देखिए और हमारी पेरेंट्स को थोड़ा सा मदद करने की कोशिश करिए। फॉरेन की बहुत बढ़िया बेहतरीन हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप है फॉरेन जाने की। एक क्वेश्चन आया है जिसमें लिखा है, एक बिस्तर में बहुत ही सीवियर क्वाड्रिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी क्वाड्रिप्लेजिक बच्चा है जो ब्लाइंड भी है और साथ में इंटेलेक्चुअली चैलेंज भी है, और वो अभी जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है आपको। तो बहुत ही मल्टीपल डिसेबिलिटी का भी ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है। हाई सपोर्ट नीड का भी बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स है। तो थोड़ा सा मैं इस बच्चे के लिए स्पेशली आपको मदद करना चाहूंगा, क्योंकि मैं निपमेड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, उसका मैं 5 साल डायरेक्टर था चेन्नई में। तो मैं रिक्वेस्ट आपको एक बार ऐसे करूंगा, आप मेरे पास पॉसिबल अगर हो सके, नहीं पॉसिबल हो आप हमारी चेन्नई वाले इंस्टीट्यूट में 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए आप लोग एक बार जाइए। बिकॉज क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, विजन रिहैब, पीडियाट्रिक साइंस, न्यूरोलॉजिकल साइंस, 7-8 अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर आपके साथ काम करेंगे। ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट के साथ भी आपको काम करना होगा। तो एक बार आप लोग इस टाइप के जितने भी बच्चे हैं, सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये सुविधा है। निपित सिकंदराबाद में भी फैमिली कॉटेज सर्विसेज हैं, निपमेड चेन्नई में भी फैमिली कॉटेज सर्विसेज हैं। बाकी के नेशनल इंस्टीट्यूट में भी जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बच्चे हैं, समझने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसे पेरेंट्स को आप लोग नेशनल इंस्टीट्यूट की सेवा के लिए भेज सकते हैं। हम डिटेल असेसमेंट करते मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के तहत हम आपको मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आया है, एक बहुत ही हाइपर एक्टिव बच्चा है, एक जगह में बैठता ही नहीं है, खाने के लिए भी बैठता नहीं है, क्या करना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी है, नॉर्मली तो हम ये मान के चलते हैं कि हाइपर एक्टिविटी उम्र के साथ धीरे धीरे कम होते जाती है, अगर बाकी कोई समस्या बच्चे में नहीं है तो। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, ऑटिज्म नहीं है, अन्य किसी प्रकार का अगर चैलेंजेस नहीं है, ओनली केस ऑफ सीवियर एडीएचडी है,
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव बिहेवियर है, तो हम लोग मानते हैं कि उम्र के साथ धीरे धीरे कम होती है। अगर फिर भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, हो रही है, तो एक बार आप न्यूरोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिक साइकेट्रिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आजकल अच्छी अच्छी कुछ कुछ दवाएं आ गया है, शायद कुछ मेडिसिन उसको मदद कर सकते हैं। मैं मेडिसिन को ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इफ इट इज नेसेसरी, अगर जरूरी है, अच्छे डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि कई बार कुछ बच्चों में नेसेसरी हो जाता है मेडिसिन का हाइपर एक्टिविटी में। उसका अलावा जो है वो जनरल स्पेशल एजुकेशन टेक्निक तो यही होती है कि टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, एक्सेसिव डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट की यूज करना, इंटरेस्टेड टास्क एंड नॉन इंटरेस्टेड टास्क का एक के बाद एक का सेटिंग करके रखना कि उसका मनपसंद का ये काम है, उसके बाद उसका मनपसंद ना जो मेरे पसंद का हो वो एक काम रखूं, मैं कम से कम अवधि का टास्क रखूं, ऑन सीट और ऑफ सीट बिहेवियर बहुत ज्यादा करूं, मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज रखूं मैं, ऑन सीट और ऑफ सीट, सीट में रहने वाली काम, फिर सीट से बाहर उठने वाली काम, ट्रेम्पोलिन जो जंपिंग वगैरह करते हैं, ट्रेम्पोलिन, स्केटिंग, इस प्रकार के जो जंपिंग वंपिंग टाइप की एक्टिविटी है, रोलिंग एक्टिविटीज वगैरह है, उस टाइप की एक्टिविटीज बहुत सारा दे सकते हैं। मुझे लगता है अगर हो सकता है तो आप ऐसे बच्चों का ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से भी मदद ले सकते हैं। मेरे साथ पर्सनली अगर कंसल्ट करेंगे तो मैं भी आपको शायद डिटेल में गाइड कर पाऊंगा। तो मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को आज बहुत कुछ बोला है, उम्मीद है कि कुछ आप लोगों को बेनिफिट मिली होंगी। बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा मैं लास्ट में जो आपको कहना चाहूंगा बच्चों का, बिफोर आई कंप्लीट, जो चीजों में कमी रह जाती है, कुछ चीजें जिसकी वजह से बाकी जितने भी टेक्निक्स है, ट्रेनिंग है, स्ट्रेटेजीज है, सब फेल कर जाते हैं, वो कुछ कंपोनेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला कंपोनेंट जो है वो है हमारी बच्चों के साथ हमारी लगाव और प्यार। बच्चों से अगर आपको प्यार नहीं, लगाव नहीं, तो बाकी के सारे आईपी ओईपी जो है वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कामयाब नहीं हो पाता है, खास चलता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं एक स्कूल में हेडमास्टर कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए, बहुत साल पहले, 25 साल पहले हुआ करता था। तो उसमें बहुत दिन बाद मुझे पनिशमेंट टेक्निक पता लगा एक। वो पनिशमेंट टेक्निक ये था कि बच्चों के कान में ये बोलना कि हिमांशु सर को बता दूंगा। इतना ही काफी था, बच्चे रोते थे, बच्चे चिल्ला पड़ते थे, बच्चे रो पड़ते थे, कुछ भी करा लो सर को नहीं बताना, मेरा इमेज खराब हो जाएगा, मतलब सर के साथ मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। तो प्यार एक बहुत बड़ी चीज है, बच्चों के साथ बच्चा जैसा बन के खेल पाना, बातें कर पाना, उछल पाना, कूद पाना। तो वो प्यार वाला चीज को कैसे आप डेवलप करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। एम्पैथी, जैसे अभी आपने कहा है ब्लाइंडनेस के बारे में आप बात किया, मैं कल भी शायद बात कर रहा था, आंखों में पत्ती डाल के हम एक दिन खाना खाने की कोशिश करें तो समझ में आएगी ब्लाइंडनेस होती क्या है। ठीक इसी तरीके से ऑटिज्म जो कंडीशन है, इतनी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, तो उसको समझना दिल से, तो उसको एम्पैथी कहते हैं। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एम्पैथेटिक बन पाएंगे। नेक्स्ट आता है टच, इमोशनल टच और फिजिकल टच दोनों ही आप कह सकते हैं। तो टच जो होता है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे की हम एग्जांपल लेते हैं। अगर आम बच्चा होता तो जन्म के बाद 24 घंटा मम्मी के साथ रहता, मम्मी की गोदी में रहता। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, 6 साल हो जाता है, तो वो बच्चा मम्मी की गोदी छोड़ के अपने आप भागने लगता है, कभी कभी थोड़ी देर गोदी में आता है। ना ये इंटेलेक्चुअली चैलेंज जो बच्चा है वो मानसिक रूप में अभी भी बच्चा है, तो उसका फिजिकल टच मम्मी के साथ, पिताजी के साथ कम हो गया हो, इमोशनल टच थोड़ा कम हो गया हो, क्योंकि फिजिकली बड़ा हो गया हो। तो इसीलिए वो वाला टच को दोबारा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें एज ए टीचर। रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स के साथ, एक हेल्दी लविंग रिलेशनशिप, केयरिंग रिलेशनशिप होना है। जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, जितने टीचरों की अगर हम वीडियो बनाते हैं, हमें मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर जो है, जब कम्युनिकेशन टाइप हम एनालिसिस करते हैं, उसमें हम पाते हैं कि वो डिमांडिंग या ऑर्डरिंग कम्युनिकेशन उनका ज्यादा है। 80% कम्युनिकेशन जो है बच्चे से कुछ मांगना या बच्चे को कुछ ऑर्डर देना, यही कम्युनिकेशन 80% कम्युनिकेशन होता है।
तो साइंटिफिकली हमें पता लगता है कि एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन ज्यादा यूजफुल है। ये ऑर्डरिंग और डिमांडिंग कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के विकास के हिसाब से ठीक नहीं है। डिस्क्रिप्टिव मतलब व्याख्या करना, हर वक्त व्याख्या करना किसी भी चीज का, एक प्रकार का रनिंग कमेंट्री जिसको हम कहते हैं कि क्रिकेट देख रहे हैं और बार बार बोला बॉल आया इधर गया उधर गया, उसको रनिंग कमेंट्री कहते हैं। किस प्रकार से आप डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन वाला टीचर बनेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा आप जोर डालना है। वॉइस एंड बिहेवियर कंट्रोल ऑफ टीचर, जाने अनजाने में टीचर की बहुत सारे टीचरों की जब आप लोग स्टडी करेंगे आपको पता नहीं होगा, आपके घर वालों को पता होगा, एक प्रकार का उनमें आदत आ जाती है, उनकी बात करने की स्टाइल, उनकी खड़ा होने की स्टाइल, उनको लोगों को साथ मैनेज करने की जो स्टाइल है, उसमें एक प्रकार का एक सिंड्रोम टाइप का एक दिखाई देता है, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं हॉकर सिंड्रोम। हॉकर जो रेलवे में सामान बेचते हैं ना, चाय वगैरह बेचते हैं, तो उनका हॉकर सिंड्रोम, वो जब दिन भर चाय सेल कर चाय ले लो चाय ले लो चाय ले लो, और ऐसा ऐसा करते करते ऐसा सुर में बोलता है, और घर में आके जब वो बोलते हैं कि भाई मुझे नहाने जाना है, वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं बोलते हैं, मुझे नहाने जाना है मुझे नहाने जाना है, इस टाइप का एक सुर में आ जाता है वो, जिसको हम कहते हैं हॉकर सिंड्रोम। तो टीचर भी जाने अनजाने में जैसे ही क्लासरूम में जाता है, हम देखते हैं उन लोगों का वॉइस एंड बिहेवियर कंट्रोल कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट में सेट कर दिया है। आपकी बिहेवियर में जो है वो एक प्रकार का ऑर्डर देने वाला, थोड़ा सा रूडनेस, थोड़ा सा रफनेस, थोड़ा सा जो है डिमांडिंग टाइप का, कमांडिंग टाइप का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि इस टाइप का वॉइस, इस टाइप का डिमांड से, इस टाइप का बिहेवियर से बच्चे जल्दी मैनेज हो जाते हैं। बच्चे मैनेज तो हो जाते हैं लेकिन वो डेवलपमेंटल वो नजरिया से वो उतना ठीक नहीं होता है। तो वॉइस एंड बिहेवियर के ऊपर टीचर्स को काम करना चाहिए। हॉकर सिंड्रोम से जितना जल्दी आप बाहर निकल सकते हैं उतना जल्दी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और जाने अनजाने में अगर आपकी टीचरों की अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, तो जाने अनजाने में आप देखेंगे आप या हम बच्चे को एब्यूज कर रहे हैं। फिजिकल एब्यूज, साइकोलॉजिकल एब्यूज एंड ऑल्सो पर्शियली एब्यूज ऑफ प्राइवेसी, तीनों चीजें हम करते हैं। बच्चे का मान लीजिए बटन एक खुला हुआ है तो सबके सामने हम बटन बंद कर देते हैं, बच्चे का चेन खुला हुआ है सबके सामने चेन खोल देते हैं। प्राइवेसी को लेके एब्यूज, वर्बली या साइकोलॉजिकली हम जिस तरीके से बच्चे के साथ डील करते रहते हैं वो एक्चुअली प्रॉपर्ली एनालिसिस करेंगे तो साइकोलॉजिकल एब्यूज के अंदर आता है। कभी बच्चे को धक्का मार देते हैं, कभी बच्चे को पुल कर लेते हैं, कभी बच्चे को पुश कर देते हैं, इस टाइप की हरकतें करते हैं, उसको हम कहेंगे फिजिकल एब्यूज। तो जाने अनजाने में ये तीनों हमसे अक्सर होते रहता है एंड वी हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं, जरूरी है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के साथ कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन जब जरूरी होता है उसको साइंटिफिक तरीके से अंडरस्टैंड करके इंप्लीमेंट किया जाता है। 24 घंटा हमारी बिहेवियर ही ऐसा ना हो जिससे कहीं ना कहीं बच्चे का हमारी आदत हो गई हो और हमें पता ही ना हो, लेकिन जब वीडियो रिकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं हमें पता लगता है ये टीचर तो एक्चुअली बच्चों को बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल एब्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा वर्बल एब्यूज करते हैं, ये टीचर तो बहुत ज्यादा फिजिकल एब्यूज करते हैं, ये टीचर तो प्राइवेसी का एब्यूज करते रहते हैं हर वक्त। तो उससे भी आप लोग दूर रहने की कोशिश करें। इन नटशेल बच्चों को जितना ज्यादा प्यार देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, डिग्निफाइड लाइफ देंगे, आप लोगों की आईपी वगैरह भी उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। क्वेश्चंस आए हुए हैं लेकिन मुझे लगता है आज टाइम ज्यादा हो गया है, जिन्होंने भी क्वेश्चंस, जिसके भी क्वेश्चंस में आज आंसर नहीं दिया, मैक्सिमम तो दे दिया, एक दो क्वेश्चन छूट गया है, तो मैं चाहूंगा कि वो मेरे से व्हाट्सएप में या ईमेल के जरिए जुड़े, और इनफैक्ट कॉल ऑल्सो, आप फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भी दे सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एनी टाइम, कभी भी। थैंक यू सो मच, नमस्कार ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। होप टू सी यू सून, थैंक यू, नमस्कार।